तो बच्चों, आज आपका चैप्टर जो है वो 12th क्लास का चैप्टर है, इसमें कहता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। इसमें समझाएंगे। और अध्याय चैप्टर नंबर कौन सा है? ये 13 चैप्टर है ये। ठीक है जी। तो इसमें एक बार क्लियर दिखाई ना दे, ठीक है, क्योंकि कैमरा बहुत ही ज्यादा महंगा है इसलिए तो अपनी अपनी किताबें निकाल के और देखते हुए या फिर सुने खाली बैठ के बस। कहता है महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। महात्मा गांधी ने कई सारे आंदोलन चालू किए, असहयोग आंदोलन भी चालू किए इसमें, और बाद में वापस ले लिया गया। तो पहले समझिए क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है। राष्ट्रवाद के इतिहास में प्राय अकेले व्यक्ति को राष्ट्र निर्माण के साथ जोड़कर देखा जाता है। उदाहरण के लिए हम इटली के निर्माण के साथ गैरीबाल्डी को, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध के साथ जॉर्ज वॉशिंगटन को और वियतनाम को औपनिवेशिक शासन से मुक्त कराने के संघर्ष में से ही हो ची मिन को जोड़कर देखते हैं। जैसे हिंदुस्तान में क्या है, महात्मा गांधी। तो ऐसी अलग अलग देशों में अलग अलग ऐसे महात्मा गांधी थे, महान महान लोग थे। इसी तरह महात्मा गांधी को राष्ट्रीय राष्ट्र का पिता माना जाता है। ठीक है जी। चूंकि गांधी जी स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लेने वाले सभी नेताओं में सर्वाधिक प्रभावशाली और सम्मानित व्यक्ति थे। सबसे ज्यादा मान सम्मान इन्हीं को होता था, इनकी बातें ज्यादा मानी जाती थी। अतः उन्हें दिया गया उपयुक्त विशेषण गलत नहीं है। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा है और नियंत्रित किया। दोबारा पढ़ते हैं इसको। कहता है कहाँ गया। हालांकि वाशिंगटन अथवा हो ची मिन की तरह महात्मा गांधी का राजनीतिक जीवन वृत्त उस समाज ने ही संवारा है और नियंत्रित किया जिस समाज में वह रहते थे। समाज की हालत को देखिए उन्होंने। कोई व्यक्ति चाहे कितना ही महान क्यों ना हो, वह ना केवल इतिहास बनाता है बल्कि स्वयं भी इतिहास द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, आपने इतिहास बनाया, इतिहास ने आपको बना दिया, आपको लोग जानते हैं महात्मा गांधी कितने मशहूर है। इस अध्याय में 1915 से लेके 1948 के महत्वपूर्ण काल के दौरान भारत में गांधी जी की गतिविधियों का विश्लेषण किया जाएगा, क्योंकि ये तभी आए थे हिंदुस्तान में। उससे पहले कहां पर थे ये? साउथ अफ्रीका में वो करना। यह भारतीय समाज के विभिन्न हिस्सों के साथ उनके संपन्नों और उनके द्वारा प्रेरित अथवा नेतृत्व किए गए लोकप्रिय संघर्ष की छानबीन करता है। यह अध्याय विद्यार्थियों के समक्ष उन अलग अलग प्रकार के स्रोतों को भी रखता है जिनका इस्तेमाल इतिहासकार के एक नेता के जीवन वृत्त तथा जिन सामाजिक आंदोलनों से जुड़ा हुआ है वह पुनर्निर्मित करते हैं आंदोलन। ठीक है जी। अब वो कहता है, पहला देखिए, स्वयं की उद्घोषणा करता एक नेता। अपनी घोषणा करता है एक नेता। क्या कहता है? मोहनदास करमचंद गांधी विदेश में 2 दशक यानी 20 साल रहने के बाद जनवरी 1915 में अपनी गृह भूमि वापस आ गए। यानी 1915 में क्या हुआ, ये हिंदुस्तान वापस आ गए। इन वर्षों का अधिकांश हिस्सा उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में बिताया। यहाँ वे एक वकील के रूप में गए और बाद में वे इस क्षेत्र के भारतीय समुदाय के नेता बन गए। जैसा कि इतिहासकार चंद्रन देवसेन ने टिप्पणी की है कि दक्षिण अफ्रीका ने ही गांधी जी को महान बनाया। दक्षिण अफ्रीका में ही महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह के रूप में जानी गई अहिंसात्मक, यानी जिसमें गुस्सा लाए ना हो, बस आराम से प्यार से कराओ, अहिंसात्मक विरोध की अपनी विशिष्ट तकनीक का इस्तेमाल किया। विभिन्न धर्मों के बीच सौदाई बढ़ाने का प्रयास किया तथा उच्च जातीय भारतीयों को निम्न जातियों और महिलाओं के प्रति भेदभाव वाले व्यवहार के लिए चेतावनी दी कि भाई ऊंची छोटी कास्ट बड़ी कास्ट में भेदभाव मत करो। ठीक है जी। 1915 में जब महात्मा गांधी भारत आए तो उस समय का भारत 1893 में जब वे यहाँ से गए थे तब के समय से अपेक्षाकृत बिल्कुल अलग था। कब गए थे वो? 93 में गए थे, 1893 में गए थे, और जब वापस आए तब उसमें
नजरिए में, ठीक है, बिल्कुल अलग था। यद्यपि यह अभी भी एक ब्रिटिश उपनिवेश था, कौन, भारत, लेकिन अब ये राजनीतिक दृष्टि से कहीं अधिक सक्रिय हो गया था। अधिकांश प्रमुख शहरों और कस्बों में अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शाखाएं थी, यानी कई जगह कांग्रेस के वो बने हुए थे, ठीक है। और 1905 से लेके 1907 के स्वदेशी आंदोलन के माध्यम से इसने व्यापक रूप से मध्य वर्गों के बीच अपनी अपनी अपील को विस्तार कर लिया था। और इस आंदोलन ने कुछ प्रमुख नेताओं को जन्म दिया, जिनमें महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक, बंगाल के विपिन चंद्र पाल और पंजाब के लाला लाजपत राय, यानी लाल बाल पाल। और दोनों क्या थे, ये गुस्सेल इंसान थे, गर्म दिमाग का थे। आजादी दो वरना हम लड़के ले लेंगे। और गांधी कहता है आजादी दो मत दो, लेकिन आराम से बैठो भैया, आराम से निकालेंगे, हिंसा नहीं करेंगे। तो देखिए ना, वो हिंसा के बिल्कुल वो खिलाफ थे, ठीक है। ये तीनों लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते थे। इन तीनों को यह जोड़ उनके संघर्ष के अखिल भारतीय चरित्र की सूचना देता है, क्योंकि तीनों के मूल निवास क्षेत्र एक दूसरे से बहुत दूर थे। और इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विमानों का समर्थन किया, लड़ाकू विरोध एक मिनट। इन नेताओं ने जहां औपनिवेशिक शासन के प्रति लड़ाकू विरोध का समर्थन किया, वहीं उदारवादियों का एक समूह था जो एक क्रमिक व लगातार प्रयास करते रहने के विचार का हिमायती था, कि प्रयास करते रहो, एक दिन आजादी मिलेगी, ठीक है जी। अब कहता है, और ये क्या थे, लड़ाकू विचारों के थे भाई, लड़ा। इन उदारवादियों ने गांधी जी के मानने राजनीतिक परामदर्शता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, ठीक है। कौन, जिन्ना। अब उस टाइम में जो बंदा पढ़ा लिखा होता है ना, काफी पढ़ा लिखा होता है, जो पढ़ा लिखा ज्यादा हुआ उसके सम्मान बहुत था। जो पढ़ता कौन था, जो रईस लोग के थे वो बच्चे पढ़ लेते थे, यही आके इन्होंने फिर आंदोलन चलाए थे। और जो गरीब घर के थे वो झगड़ा कि हमें तो हम ही लड़ाई वो चाहिए, तो वो तो गर्म दिमाग करते हो। पर ये नहीं कि सारे गर्म दिमाग के होते हैं, ठंडे दिमाग के होते हैं। और ये नहीं कि हाँ भाई जो अमीर है वो ठंडे दिमाग के होते हैं, वो बहुत गर्म दिमाग के होते हैं। सुभाष चंद्र बोस यहाँ से अब वहां तक पहुंच गए थे, रूस तक, बताओ। यहाँ से पाकिस्तान, पाकिस्तान से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ज्यादा करते अपनी सेना बनाने के लिए, ठीक है, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी जी की तरह गुजराती मूल के गुजरात के थे और लंदन में प्रशिक्षित वकील थे, ठीक है जी। तो जिन्ना भी हमारे क्या थे, परामर्शदाता गोपाल कृष्ण गोखले के साथ ही मोहम्मद अली जिन्ना थे, जो गांधी की तरह गुजराती के मूल के थे और लंदन में क्या थे, प्रशिक्षित वकील थे, एडवोकेट थे। गोखले ने गांधी जी को एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी कि भाई जाओ, एक साल जाके जरा ब्रिटिश जाओ। एक वर्ष तक ब्रिटिश भारत की यात्रा करने की सलाह दी, जिससे कि वे इस भूमि और उनके लोगों को जान सके, ठीक है जी। वो छोटा हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। हाँ, और क्या, कुछ तो दिखे। तो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 2016 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई, ठीक है ना। 1916 तो बोला मैंने, 2016 बोला। अरे चलो कोई नहीं, मैं जवान हूँ ना, मैं 2016 की पीढ़ी, इसलिए। तो पहली महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपस्थिति फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में हुई। और इस समारोह में आमंत्रित व्यक्तियों में वे राजा और मानव प्रेमी थे, जिनके द्वारा दिए गए दान ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में योगदान दिया। समारोह में एनी बेसेंट जैसे अंग्रेज के साथ कुछ महत्वपूर्ण नेता भी उपस्थित थे। और इन प्रतिष्ठित
प्रतिष्ठित व्यक्तियों की तुलना में गांधी जी अपेक्षाकृत अज्ञात थे। लोगों को पता नहीं था कौन है ये। उन्होंने कहा जाओ भाई देखो इसलिए उन्हें यहाँ भारत के अंदर उनकी प्रतिष्ठा के कारण नहीं बल्कि दक्षिण अफ्रीका में उनके द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर आमंत्रित किया गया था। आपने भारत में क्या किया? कुछ नहीं करा आपने भारत में, पर आपने अफ्रीका में किया था, इसलिए आपका बहुत जानते हैं, इसको इन्वाइट किया गया। जब गांधी जी को जब गांधी जी को बोलने की बारी आई तो उन्होंने मजदूर गरीबों की ओर ध्यान न देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथे लिया। यानी उन्होंने किसको लिया? जो बड़े लोग थे, अमीर लोग थे, कि क्या कर रहे हो भाई, ये देश में अगर मजदूरी को तुम मार दोगे या भूखा मर जाएगा तो तुम कैसे कमा लोगे? उन्होंने उस स्क्वाड में, इससे क्या हो गया? छोटे तबके का लोग सपोर्ट में आ गए, कोई तो आया जो हमारा सोच रहा था। ठीक है, तो मजदूर गरीबों की ओर ध्यान ना देने के कारण भारतीय विशिष्ट वर्ग को आड़े हाथे लिया। उन्होंने कहा कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना निश्चय ही अत्यंत शानदार है, किंतु उन्होंने वहां धनी धनी व सजे सवरे भद्रजनों की उपस्थिति और लाखों गरीब भारतीयों की अनुपस्थिति के बीच की विषमता और अपनी चिंता प्रकट की। अमीर लोग कितने और गरीब लोग एक भी नहीं। दिखाया, कहता था कि कितने लोग गरीब हैं, गरीब होते हैं, तो बताया भाई क्या चल रहा है। गांधी जी ने विशेष सुविधा प्राप्त आमंत्रित से कहा कि भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकारों के से मुक्त ना करा लो और उन्हें भारत के अपने अब तो भारत के लिए मुक्ति तब तक संभव नहीं है जब तक कि आप अपने को इन अलंकरणों से मुक्त ना कर लो और उन्हें भारत के अपने अहम वतनों की भलाई में ना लगा दो। कि भैया जो भारत के लोग हैं उनकी भलाई में काम करो, उनको आगे बढ़ाओ। आपने तो मजदूर को बिल्कुल मजदूर बना रखा है, ठीक है ना। वे कहते हैं कि हमारे लिए स्वशासन का तब तक कोई अभिप्राय नहीं है जब तक कि हम किसानों से उनके श्रम का लगभग संपूर्ण लाभ स्वयं अथवा अन्य लोगों को ले लेने की अनुमति देते रहेंगे। कि भैया किसानों को उनका फायदा मिलेगा तो उनका क्या होगा, स्टैंडर्ड ऊंचा उठेगा। पर ऐसा था नहीं। हमारी मुक्ति केवल किसानों के माध्यम से ही हो सकती है, किसान से ही तो हम से, क्योंकि क्या करते हैं, प्रोडक्शन तो यही करते हैं ना। कपड़ा ही बनाओगे तो किसान उगाएगा पहले कपास। इसलिए बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना एक उत्साह का अवसर था, क्योंकि यह भारतीय धन और भारतीय प्रयासों से संभव एक राष्ट्रवादी विश्वविद्यालय की स्थापना की द्योतक है। लेकिन गांधी जी ने स्वयं को बधाई देने के सुर मिलाने की अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना। कि मैं ऐसा बोलूं कि लोग मेरी तारीफ करें। उन्हें ऐसा नहीं चुना कि जो लोग बैठे हैं स्टेज पे बैठे हैं कि आज ये क्या बोला ना। उनने कहा भाई तुम गलत हो, यहाँ पर तुम देश की तरक्की चाहते हो ना, तो पहले किसानों को, मजदूरों की हालत सुधारो। तो उन्होंने कहा कि स्वयं की बधाई नहीं चाहिए, ठीक है, अपेक्षा लोगों को उन किसानों और कामगारों की याद दिलाना चुना जो भारतीय जनसंख्या के अभिसंख्यक हिस्से का निर्माण करने के बावजूद वहां स्रोतों में अनुपस्थित थे। ही नहीं थे लोग, किसके लिए? उनके हो ही नहीं रहा। कहता है एक दृष्टि से फरवरी 1916 में, ध्यान रखना 15 में आए थे, 16, 17, 18 से बढ़ता रहेगा। एक दृष्टि से फरवरी 1916 में बनारस में गांधी जी का भाषण मात्र वास्तविक तथ्य का ही उद्घाटन था। ठीक है जी, यानी उन्होंने आगे क्या करा, पहले एक लेक्चर दिया। कहाँ पर दिया? बनारस विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी में दिया। ये 15 में आए थे, 16 में यहाँ चले गए। सिर्फ किस लिए? उनके योगदान की वजह से जो उन्होंने अफ्रीका में किया था। सही बोला। अर्थात भारतीय राष्ट्रवाद वकीलों, डॉक्टरों और जमींदारों जैसे विशिष्ट वर्गों द्वारा निर्मित था। लेकिन दूसरी दृष्टि से देखा जाए तो यह वक्तव्य उनकी मंशा भी जाहिर करता था। यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का
यह भारतीय राष्ट्रवाद को संपूर्ण भारतीय लोगों का और अधिक अच्छे ढंग से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम बनाने की गांधी जी की स्वयं की इच्छा थी। प्रथम सार्वजनिक उद्घोषणा थी। उसी वर्ष के अंतिम माह में, यानी 2016 के अंतिम माह में, 9 दिसंबर में गांधी जी को अपने नियमों को व्यवहार में लाने का अवसर मिला। जो बोला कि हाँ भाई, इनको एग्जीक्यूट करने में। दिसंबर 1916 में, है ना, दिसंबर, लखनऊ में हुई वार्षिक कांग्रेस में बिहार में चंपारण से आए एक किसान ने उन्हें वहां अंग्रेज नील उत्पादकों द्वारा किसानों के प्रति किए जाने वाले कठोर व्यवहार के बारे में बताया। यानी दिसंबर 1916 में क्या हुआ, एक चंपारण किसान आया, वो किसान आए, उन्होंने बताया कि अंग्रेज हमसे जबरदस्ती क्या कर रहे हैं, नील की खेती करा रहे हैं, और नील बहुत महंगा बिकता था। पर नील से क्या होता था, जमीन बंजर हो जाती थी। ठीक है। असहयोग की शुरुआत और अंत कैसे हुआ? अब गांधी जी ने आंदोलन छोड़ दिया, असहयोग आंदोलन, फिर वो बंद कैसे हो गया, ये भी बताया जाएगा। कितना बड़ा भैया ऐसे? हाँ जी, तो हम क्या करा थे, पार्ट नंबर 2 करा थे। कहता है असहयोग की शुरुआत और अंत। ये असहयोग, नॉन कोऑपरेटिव, ठीक है ना, सहयोग मत कीजिए, शुरुआत कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ। पर एक बात हमें ध्यान रखना, ठीक है जी, 1917 की अधिकांश समय महात्मा गांधी की को किसानों के लिए काश्तकारी की सुरक्षा के साथ साथ अपनी पसंद की फसल उपजाने की आजादी दिलाने में बीता, कि भाई तुम्हारी मर्जी है, तुम्हारा खेत है, तुम उगाओ। अंग्रेज कहते हैं ना, नील उगाइए, नील क्यों है। अगले वर्ष यानी 1918 में गांधी जी गुजरात के अपने गृह राज्य में 2 अभियानों में संलग्न रहे। सबसे पहले उन्होंने अहमदाबाद के एक श्रम विवाद में हस्तक्षेप किया। श्रम मजदूर का पंगा था, उसमें इंटरफेयर भी क्या पंगा है। श्रम विवाद में हस्तक्षेप कर कपड़े की मिलों में काम करने वालों के लिए काम करने की बेहतर स्थिति की मांग की, कि भाई जो मजदूर काम कर रहे हैं उनके लिए रहने वहने का जो हुआ, उनकी कंडीशन ठीक रखी जाए। इसके बाद उन्होंने खेड़ा में फसल चौपट होने पर राज्य से किसानों को लगान माफ करने की मांग की, कि भाई खेड़ा में जो किसान खराब हो गया, फसलें खराब हो गई है, तो उनका जो टैक्स है वो टैक्स ना लिया जाए। चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा में की गई पहल से गांधी जी एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में उभरे जिनमें गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति थी। गरीब लोग तो बहुत थे हमारे हिंदुस्तान में, गरीबी थे, अमीर था ही कहाँ। अब जब गरीबी के बारे में सोचोगे तो पक्की बात है आपको जैसा पूछ रहेगा। ठीक है। इसी तरह से सभी स्थानीय संघर्ष इसी तरह से सभी स्थानिक संघर्ष थे। इसके बाद 1919 में औपनिवेशिक शासकों ने गांधी जी की झोली में एक ऐसा मुद्दा डाल दिया जिससे वे कभी कहीं अधिक विस्तृत आंदोलन खड़ा कर सकते थे। 1914 से लेके 18 के महान युद्ध के दौरान, जो पहला विश्व चालू हुआ था ना, दौरान अंग्रेजों ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया कि प्रेस को कुछ भी छापने का अधिकार नहीं है बिना पूछे चेक, है ना, और बिना जांच के कारावास की अनुमति दे दी, उठाओ और जेल में डाल दो, कोई जांच नहीं होगी। ठीक है ना। अब सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता वाली एक समिति की संतुलित के आधार पर इन कठोर उपायों को जारी रखा गया। इसके जवाब में गांधी जी ने देश भर में रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक अभियान चलाया। उत्तरी और पश्चिमी भारत के कस्बे में चारों तरफ बंद के समर्थन में दुकानों और स्कूलों के बंद होने के कारण जीवन लगभग ठहर सा गया, कि सब बंद कर दो। पंजाब में विशेष रूप से कड़ा विरोध हुआ, जहां के बहुत से लोगों ने युद्ध में अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी। हमने अंग्रेजों के पक्ष में लड़ाई की, जो हम लड़े थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जो लड़े थे, इसलिए, और आपने हम पे वो लगा दिया, है नहीं, तो पंजाब के लोग जा रहे थे सेना के अंदर। ठीक है।
अंग्रेजों के पक्ष में सेवा की थी और अब अपनी सेवा के बदले वे इनाम की अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन इसकी जगह उन्हें रॉलेट एक्ट दिया गया। हम लड़ाई लड़े थे, आप लड़ाई जीते थे, आपको हमें इनाम बनता है, पर हमें इनाम नहीं मिला। हमें क्या मिल गया? रॉलेट एक्ट दे दिया गया। पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया, स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया और देखो कितना चला गया, आप जान रहे हैं। ठीक है जी। तो कहता है पंजाब जाते समय गांधी जी को कैद कर लिया गया तथा स्थानीय कांग्रेस जनों को गिरफ्तार कर लिया गया था और प्रांत की यह स्थिति धीरे धीरे और तनावपूर्ण हो गई और बवाल मचने लगी। ठीक है। तथा अप्रैल 1919 में अमृतसर में ये खून खराबे के चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बहुत बात फैल गई जब एक कांग्रेस ब्रिगेडियर ने एक राष्ट्रवादी सभा पर गोली चलाने का हुक्म दिया। तब जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाने गए। ठीक है जी। और हत्याकांड में 400 से अधिक लोग मारे गए। इसके बारे में जानते हो? जलियांवाला कांड, ठीक है, कि एक ही रास्ता था, उसी पे मिलिट्री खड़ी हो गई कि भाई जो कोई बाहर निकलेगा नहीं, और सीधा कर दिया ओपन फायर। और वहां पर एक कुआं था, सब लोग कुएं में घुस गए ये सोच के कि गोली लगेगी तो हम बच जाएंगे, पर एक के ऊपर एक करके वो दब के मर गए। दीवार पे चढ़ने लगे, दीवार पे गोली मार दी। पर ऐसा नहीं है। उत्तम सिंह उत्तम सिंह ने भी क्या करा, उस अंग्रेज को सीधा वहीं जाके मार के आया था, इंग्लैंड के अंदर, वहीं जाके हमारे सभा के अंदर, और भागा भी नहीं, और साफ कह दिया कि आई एम नॉट एक्सेप्ट, मैं भाग नहीं रहा हूँ, कोई बात नहीं, मैं यही हूँ, ताकि बता सके कि मैंने इसे क्यों मारा है। ये कोई महान कार्य करके नहीं आया, ये 400 लोगों को जान से मार के आया है। आप इसे किसको सम्मान दे रहे हो? तो इसलिए तो कहता है रॉलेट सत्याग्रह से ही गांधी जी एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए, और इसकी सफलता से उत्साहित होकर गांधी जी ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ असहयोग अभियान की मांग कर दी। जो भारतीय उपनिवेशवाद का खात्मा करना चाहते थे, उन्हें आग्रह किया गया कि वे स्कूल, कॉलेज और न्यायालय में ना जाएं तथा कर ना दे। ना तो आप स्कूल जाओगे, सरकारी जो अंग्रेज स्कूल थे ना कॉलेज जाओगे, और टैक्स तो बिल्कुल नहीं भरोगे आप। आशयगन हम पूरा पूर्ण करेंगे, ठीक है ना। संक्षेप में सभी को अंग्रेज सरकार के साथ ऐच्छिक संबंधित के परित्याग पर पालन करने को कहा गया, और गांधी जी ने कहा यदि असहयोग आंदोलन का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर लेगा। आप उनको कपड़ मत करो, उनके स्कूलों में जाओ, उनके कपड़े इस्तेमाल मत करो, यानी अंग्रेज संबंधी कोई भी चीज है उसका उपयोग मत करो, ठीक है, और टैक्स मत भरो, ये अपने आप तुम्हें करेंगे। गांधी जी ने कहा कि यदि असहयोग का ठीक ढंग से पालन किया जाए तो भारत 1 वर्ष के भीतर स्वराज्य प्राप्त कर सकता है। अपने संघर्ष का और विस्तार करते हुए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के साथ हाथ मिला लिए, जो हाल ही में तुर्की शासक कमाल अता अतातुर्क द्वारा समाप्त कर दिए गए थे। सर्व इस्लामाबाद के प्रतीक खलीफा की पुनर्स्थापना की मांग कर रहा था। ठीक है जी। वो खलीफा की हमें पुनर्स्थापित किया जाए। ठीक है जी। आगे नहीं आ गया पूरा। हम्म, अगला क्या कहता है? कहता है एक लोकप्रिय आंदोलन की तैयारी। गांधी जी ने ये आशा की थी कि असहयोग को खिलाफत के साथ मिलाने से भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय हिंदू और मुसलमान मिलकर औपनिवेशिक शासन का अंत कर देंगे। हिंदू और मुसलमान अगर एक हो गए तो जो अंग्रेज है ना, इनको हटाने में कोई मुश्किल नहीं आएगी। वो करते क्या थे, कहते ना, वो फूट डालो और शासन करो। इन आंदोलन ने इन आंदोलन ने निश्चय ही एक लोकप्रिय पारिवारिक के बहाव को उन्मुक्त कर दिया था।
और ये चीजें औपनिवेशिक भारत में बिल्कुल ही अभूतपूर्व थी। विद्यार्थियों ने सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों और कॉलेजों में जाना छोड़ दिया। वकीलों ने अदालत में जाने से मना कर दिया और कई कस्बों और नगरों में श्रमिक वर्ग मजदूर वर्ग हड़ताल पर चला गया। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 1921 में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख मजदूर शामिल थे और इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ था। देहात में भी असंतोष से आंदोलन हो रहा था। उत्तरी आंध्र की पहाड़ी जनजातियों ने वन के कानूनों की अवहेलना कर दी। होता कानून आता वरना क्या खाली वही अंग्रेजी काटेंगे लकड़ी और कोई नहीं काट सकता। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। अवध के किसानों ने कर नहीं चुकाए। कुमाऊं के किसानों ने औपनिवेशिक अधिकारों का सामान ढोने से मना कर दिया। अपना सामान खुद ले आओ, हम तो नहीं ढोएंगे। पूरा नॉन कोऑपरेटिव, सहयोग देना नहीं है इस, वो भी शांति ढंग से, यानी कि लड़ो जोड़ो, ठीक है। इस विरोध आंदोलन को कभी कभी स्थानीय राष्ट्रवादी नेतृत्व भी की अवज्ञा करते हुए कार्यन्वयित किया गया। किसानों, श्रमिकों और अन्यों ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की तथा औपनिवेशिक शासन के साथ असहयोग के लिए उन्होंने ऊपर से प्राप्त निर्देशों पर टिके रहने की बजाय अपने हितों से मेल खाते तरीकों का इस्तेमाल कर कार्रवाई की। महात्मा गांधी के अमेरिकी जीवनी लेखक लुई फिशर ने लिखा है कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग की असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन के एक युग का ही नाम है। ठीक है जी। नाम ही हो गया। असहयोग शांति की दृष्टि से नकारात्मक किंतु प्रभाव की दृष्टि से बहुत सकारात्मक था। ठीक है, तो असहयोग जो था शांति से देखा है तो ये नेगेटिव चला गया था, पर इसका जो प्रभाव था बहुत पॉजिटिव था। तो लोग उग्र हो थे, तो ये कहता शांति से काम करते तो शायद बात बन जाती। सर अंग्रेजों ने कुछ करा नहीं था फिर? किसके लिए? मतलब इन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया था, इन्होंने सबको छोड़ दिया था कि तो हड़ताल करने का पूरा सबको अधिकार है, कोई ऐसी बात नहीं है। अगर शांति से बैठ के तुम हड़ताल करते हो वो कुछ नहीं कहते हैं कभी। अगर तुम उग्र हो जाओगे, लड़ाई करोगे, तब वो एक्शन लेते हो। लेकिन उनके अगर किसी हड़ताल से उनको फर्क पड़ता है, उनके प्रॉब्लम फर्क पड़ता है, तो वो एक्शन लेते हैं। अब कोई बंदा इंसान काम पे नहीं आ रहा तो हम क्या कर सकते हैं? एक बच्चा स्कूल पढ़ने नहीं जा रहा तो मुझे नहीं जबरदस्ती पढ़ने आ भाई। स्टूडेंट कॉलेज नहीं जा रहे, नहीं जा रही हमारी मर्जी, तो इसलिए इसके लिए प्रतिवाद, परित्याग और स्वयं अनुशासन आवश्यक थे। यह स्वशासन के लिए एक प्रशिक्षण था। 1857 के विद्रोह के बाद पहली बार असहयोग आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी राज की नींव हिल गई। एक बार तब हुआ था जब 57 का विद्रोह हुआ था, और एक अब हुआ था। फरवरी 1922 में किसानों के एक समूह ने संयुक्त प्रांत के चौरी चौरा पुलवामा में एक पुलिस स्टेशन पर आक्रमण कर इसमें आग लगा दी। यहाँ से गांधी थोड़ा हो गए कि भाई लोग इतने उग्र हो गए थे कि उन्होंने क्या करा, थाने में ही आग लगा दी। इस अग्निकांड में कई पुलिस वालों की जान चली गई। हिंसा की इस कार्रवाई से गांधी जी को ये आंदोलन तत्काल वापस लेना पड़ा। हालांकि देखा जाए अगर इसका प्रभाव अच्छा आ रहा था, सबको ठीक हो रहा था, तो गांधी जी अगर नहीं कह रहे तो कोई बात नहीं, तुम फिर भी मत जाओ। मत जाओ जी आंदोलन। आंदोलन क्या है, ठीक है जी, हम नहीं जा रहे, हमें तो अच्छा लग रहा है। उन्होंने वापस ले लिया तो आप भी वापस हो गए। और लोग क्या करते, गांधी जी को फॉलो करते थे। उन्होंने जोर दिया कि किसी भी तरह की उत्तेजना को निहत्थे और एक तरफ से भीड़ की दया पर निर्भर व्यक्तियों की घृणित हत्या के आधार पर उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो एक बात ये भी होती है, अगर मान लो झगड़ा हो गया ज्यादा, लोग ऐसे करने लगे, तो अंग्रेज क्या करेंगे, गोली मार देंगे उनको। जलियांवाला कांड में तो ये हुआ था ना, फिर मार देंगे वो।
तो ये कहता है राय हो पर शांतिपूर्ण ढंग से हो। कहा था ना कि शांति की दृष्टि से नेगेटिव चला गया, पर इसका जो प्रभाव आया था वो पॉजिटिव था, सकारात्मक था। असहयोग आंदोलन के दौरान हजारों भारतीयों को जेल में डाल दिया गया। स्वयं गांधी जी को मार्च 1922 में राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर जांच की कार्रवाई की अध्यक्षता करने वाले जज जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड ने उन्हें सजा सुनाते समय एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। जब उनको सजा सुनाई गई तो उन्होंने एक भाषण दिया। यानी असहयोग आंदोलन के बाद जो सजा सुनाई गई उसका जस्टिस कौन था, ये भी ध्यान रखना भाई साहब, क्योंकि क्या क्या बड़ी भयंकर जनगणना होती है। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, मैदान मिला कि जगह दे दी भाई साहब, ठीक है ना। तो सजा सुनाई में एक महत्वपूर्ण भाषण दिया। क्या जज ने टिप्पणी की, इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि मैंने आज तक जिनकी जांच की है अथवा करूंगा, आप उनमें से भिन्न श्रेणी के हैं। इस तथ्य को नकारना असंभव होगा कि आपके लाखों देशवासियों की दृष्टि में आप एक महान देशभक्त और नेता हैं। यहाँ तक कि राजनीति में जो लोग आपसे भिन्न मत रखते हैं वे भी आपके उच्च आदर्शों और पवित्र जीवन वाले व्यक्ति के रूप में देखते हैं। ये बात जज ने कही। क्योंकि गांधी जी ने कानून की अवहेलना की थी, अतः उस न्यायपीठ के लिए गांधी जी को 6 साल की सजा सुनाना उनके लिए आवश्यक था। लेकिन जज ब्रूमफील्ड ने कहा कि यदि भारत में घट रही घटनाओं की वजह से सरकार के लिए सजा के इन वर्षों में कमी और आपके मुक्त कराना संभव हुआ तो इसमें मुझसे ज्यादा कोई प्रश्न नहीं होगा। तो अगर आपको याद जो चाहता नहीं था कि मैं इसको सजा सुनाऊं ये करूं, पर क्योंकि कानून तोड़ा गया है इसलिए उनको 6 साल की सजा सुना दी गई। जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड, ठीक है। जन नेता, अब आता है जन नेता, समझाइए ऐसी बात, ये क्लियर आ गई, ठीक है जी। 1922 तक गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रवाद को एकदम परिवर्तित कर दिया और इस प्रकार फरवरी 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में अपने भाषण में दिए गए वायदों को उन्होंने पूरा किया। अब यह व्यवसायिकों व बुद्धिजीवियों का ही आंदोलन नहीं रहा कि भाई लोग बिजनेसमैन है या लोग पढ़े लिखे बहुत हैं, उनका नहीं। अब ये ठीक है, चरखे के साथ ये ना, कभी मैंने गलत नहीं बोल दिया, अच्छा यहाँ आ गया। हाँ, अब हजारों की संख्या में किसानों, श्रमिकों और कारीगरों ने भी इसमें भाग लेना शुरू कर दिया। इसमें से कई गांधी जी के प्रति आदर व्यक्त करते हुए उन्हें अपना महात्मा कहने लगे। उन्होंने इस बात की प्रशंसा की कि गांधी जी उनकी ही तरह तरह के वस्त्र पहनते थे, उनकी उनकी ही तरह रहते थे और उनकी ही भाषा में बोलते थे। क्यों लगता थे ये तो गांधी नहीं महान आदमी है, हमारे तरह रहते हैं, हमारे तरह खाते हैं, रहते हैं, कपड़े पहनते हैं, ऐसे बोलते हैं। अन्य नेताओं की तरह वे सामान्य जनसमूह से अलग नहीं खड़े होते थे, बल्कि वे अपने सहानुभूति रखने तथा उनमें घनिष्ठ संबंध भी स्थापित कर लेते थे। सामान्य जन के साथ इस तरह की पहचान उनके वस्त्रों में विशेष रूप से परिलक्षित होती थी। जहां अन्य राष्ट्रवादी नेता पश्चिमी शैली के सूट अथवा भारतीय बंद गला जैसे औपचारिक वस्त्र पहनते थे, वहीं गांधी जी लोगों के बीच एक साधारण धोती में जाते थे और इस बीच प्रत्येक दिन का कुछ हिस्सा वे चरखा चलाने में बिताते थे। अन्य राष्ट्रवादियों को भी उन्होंने ऐसा ही करने के लिए प्रेरित किया कि क्या कहते हैं, खादी पहनी, ठीक है। सूत कताई के कार्य में गांधी जी को पारंपरिक जाति व्यवस्था में प्रचलित मानसिक श्रम और शारीरिक श्रम की दीवार को तोड़ने में मदद मिली। कि आप क्या कीजिए, सूत की कटाई कीजिए। समझते सूत कटाई क्या होती है, रुई से धागा बनाना। जब वो चरखा चलाते थे ना वो, तो उनके हाथ में रुई होती थी, कॉटन होती थी वो,
उसकी बारीकी से देखे, तो वो चरखा घूमता है तो वो भी घूमता है, जब घूमता है तो रुई निकलती है ना, वो ऐसे नहीं आती है, बल्कि वो क्या है, वो धागे से। घूम घूम के ऐसे निकल जाती है और एक रील बनता है, धागा बन गया, बाद में धागे से कपड़ा बन जाता है, ऐसे वो। तो चरखा चरखा जो इसी काम आता है। अब कहता है, इतिहासकार इतिहासकार शहीद अमीन ने एक मंत्रमुग्ध कर देने वाले अध्ययन में स्थापित प्रेस द्वारा ज्ञात रिपोर्ट और अफवाहों के जरिए पूर्वी उत्तर प्रदेशों के किसानों के मन में महात्मा गांधी जी की जो कल्पना थी उसे निकालने की कोशिश की। फरवरी 1921 में जब वे इस क्षेत्र से गुजर रहे थे तो हर जगह भीड़ ने उनका बड़े प्यार से स्वागत किया। उनके भाषणों के दौरान कैसा माहौल होता था, इस पर गोरखपुर के एक हिंदी पत्रकार ने यह रिपोर्ट में लिखा था। जब वो भाषण देते थे तब एक राइटर ने लिखा था, वो क्या कहता है, भटनी में गांधी जी ने स्थानीय जनता को संबोधित किया और उसके बाद ट्रेन गोरखपुर के लिए रवाना हो गए और नूनखार, देवरिया, गोरी बाजार, चौरी चौरा और कुसुमही स्टेशनों पर 15 से 20 हजार से कम लोग नहीं होते थे। जब वो जाते थे रास्ते में स्टेशन पड़ते थे कि यहाँ से गांधी निकलेंगे, मिल जाएंगे। महात्मा गांधी जी कुसुमही के दृश्य को देखकर बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि जंगल के बीच स्थित होने के बावजूद उस स्टेशन पर 10,000 से कम लोग नहीं थे। इलाका जंगली एरिया था, स्टेशन गाड़ी आती थी, लेकिन तब भी वहाँ बहुत लोग थे। प्रेम में अभिभूत होकर कुछ लोग रोते हुए देखे गए और देवरिया में लोग गांधी जी को बहनी यानी दान देना चाहते थे। ठीक है, कि भाई हम कुछ करना चाहते हैं। ठीक है जी, दान देना चाहते थे, किंतु इसे उन्होंने उनके गोरखपुर में देने को कहा, लेकिन चोरी चोरा में एक मारवाड़ी सज्जन ने किसी तरह उन्हें कुछ दे दिया। इसके बाद यह क्रम रुका ही नहीं और एक चादर फैला दी गई जिस पर रुपए और सिक्कों की बारिश होने लगी। यह दृश्य था। गोरखपुर स्टेशन के बाहर महात्मा गांधी की एक ऊंची गाड़ी पर खड़े हो गए और लोगों ने कुछ मिनटों के लिए उन्हें दर्शन दिए। गाड़ी चलती रहेगी, ये तो है नहीं, जब थोड़ी रुकती है तो आए। गांधी जी गांधी जी जहां भी गए वहीं उनकी चमत्कारिक शक्तियों की अफवाह फैल गई। कुछ स्थानों पर यह कहा गया कि उन्हें राजा द्वारा किसानों दुख तकलीफों में सुधार के लिए भेजा गया है तथा इनके पास सभी स्थानीय अधिकारियों के निर्देशों को अस्वीकृत करने की शक्ति है। कुछ अन्य स्थानों पर यह दावा किया गया कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह के उत्कृष्ट है और यह कि गांधी जी की शक्ति अंग्रेज बादशाह से उत्कृष्ट है और यह कि उनके आने से औपनिवेशिक शासन जिले में भाग जाएंगे, जितने भी अंग्रेज है ना सब भाग जाएंगे। गांधी जी का विरोध करने वालों के लिए भयंकर परिणाम की बात बताती कहानियां भी थी। इस तरह की अफवाह फैली कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक रूप से गिर गए तथा उनकी फसल चौपट हो गई। दोबारा पढ़ता हूँ। इस तरह की अफवाह फैली गई कि गांधी जी की आलोचना करने वाले गांव के लोगों के घर रहस्यात्मक तरह क्या हुआ, गिर गए और उनकी फसल भी खराब हो गई कि तुमने बोला क्यों गांधी को उल्टा सीधा, तो ऐसा हो गया। अब ये तो हमें नहीं पता भाई साहब इसमें। अब कहता है, गांधी बाबा, गांधी महाराज अथवा सामान्य महात्मा जैसे अलग अलग नामों से ज्ञात ज्ञात गांधी जी भारतीय किसान के लिए एक उदारक के स्थान थे, जो उनकी ऊंची कारों और दमनात्मक अधिकारियों से सुरक्षा करने वाले और उनके जीवन में मान मर्यादा और स्वायत्ता वापस लाने वाले थे। गरीबों विशेषकर किसानों के बीच गांधी जी की अपील को उनकी
सात्विक जीवन शैली और उनके द्वारा धोती तथा चरखा जैसे प्रतीकों के विवेकपूर्ण प्रयोग से बहुत बल मिला। जाति से महात्मा गांधी एक व्यापारी व पेशे से वकील थे। जात से वो व्यापारी थे वो, ठीक है, उनके पिताजी बहुत पर है तो एडवोकेट थे वो, लेकिन उनकी सादी जीवन शैली तथा हाथों में काम करने के प्रति उनके लगाव की वजह से वे गरीब मजदूरों यानी श्रमिकों के प्रति बहुत अधिक सहानुभूति रखते थे तथा बदले में वे लोग गांधी जी से सहानुभूति रखते थे। जहां अधिकांश अन्य राजनीतिक उन्हें कृपा के दृष्टि से देखते थे, वहीं ये न केवल उनके जैसा दिखने बल्कि उन्हें अच्छी तरह समझने, उनके जीवन के साथ स्वयं को ढालने के लिए सामने आते थे। महात्मा गांधी जी का जन्म अनुरोध निसंदेह कपट से मुक्त था और भारतीय राजनीति के संदर्भ में तो बिना किसी पूर्वोदाहरण के यह भी कहा जाता है कि राष्ट्रवाद के आधार को और व्यापक बनाने में उनकी सफलता का राज उनके द्वारा सावधानी पूर्वक किया गया संगठन था। भारत एक विभिन्न भागों में कांग्रेस की नई शाखाएं खोली गई। रजवाड़ों में राष्ट्रवादी सिद्धांत को बढ़ावा देने के लिए प्रजा मंडलों की एक श्रृंखला स्थापित की गई। गांधी जी ने राष्ट्रवादी संदेश का संचार शासकों की अंग्रेजी भाषा की जगह मातृभाषा करने की प्रोत्साहित किया कि जो भी करना है हिंदी में करो, अपनी मातृभाषा में करो, ना कि आप कैसे करोगे अंग्रेजी भाषा में, क्योंकि वो तो लोगों को आती नहीं है। तो जितना हो सके लोग ज्यादा जाने। इस प्रकार कांग्रेस की प्रांतीय समिति ब्रिटिश भारत की कृत्रिमिक सीमाओं की अपेक्षा भाषाई क्षेत्रों पर आधारित थी। इन अलग अलग तरीकों से राष्ट्रवाद देश के सुदूर हिस्सों तक फैल गया और अब इनमें वे सामाजिक वर्ग में शामिल हो गया जो अभी तक इसमें अछूते थे, सब आने लगे फिर। अब तक कांग्रेस समर्थकों में कुछ बहुत ही समृद्ध व्यापारी और उद्योगपति शामिल हो गए। अब काफी लोग आने लगे, अमीर लोग आने लगे, अमीर भी आ गए, व्यापारी आ गए। भारतीय उद्यमी ने यह बात जल्द ही समझ ली कि उनके अंग्रेजी प्रतिनिधि आज तो लाभ पा रहे हैं, आज तो उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है अंग्रेजों से। स्वतंत्रता भारत में ये चीजें समाप्त हो जाएगी। जितने उद्यमी थे ना, बाद में ये नहीं मिलेगा इनको, ठीक है। जी डी बिड़ला जैसे कुछ उद्योगपति जो आज भी है, बिड़ला ना, आदित्य बिड़ला, और टाटा भी होता है। जी डी बिड़ला जैसे कुछ उद्योगपति ने राष्ट्रीय आंदोलन को खुला समर्थन किया, जबकि अन्यों ने ऐसा मौन रूप ले लिया। उस टाइम शायद टाटा ने सपोर्ट नहीं किया हुआ, पर जी डी बिड़ला ने किया। इस प्रकार गांधी जी उनके प्रशंसकों में गरीब किसान और धनी उद्योगपति दोनों ही थे। हालांकि किसानों द्वारा गांधी जी का अनुकरण करने के लिए उद्योगपति के कारणों से कुछ भिन्न और संभवतः परस्पर विरोधी भी थे, ठीक है जी। कुछ तो होते हैं विरोधी, हर चीज नहीं होती है। अब देखिए, हालांकि महात्मा गांधी जी स्वयं बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी, लेकिन राष्ट्रवाद का विकास बहुत हद तक उनके अनुयायियों पर निर्भर था। 1917 और 1922 के बीच भारतीयों के एक बहुत ही प्रतिभाशाली वर्ग ने स्वयं को गांधी जी से जोड़ लिया। गरीब तो क्या, पढ़े लिखे लोग भी आ गए, बुद्धिजीवी बोलते हैं। इनमें महादेव देसाई, वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी और सुभाष चंद्र बोस, अब्दुल कलाम आजाद और जवाहरलाल नेहरू। ये अब्दुल कलाम आजाद हमारे वो नहीं, अब्दुल कलाम आजाद वो दूसरे थे, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू, अब्बुल है ये, मैं कह रहा अब्दुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू और सरोजिनी नायडू, गोविंद बल्लभ पंत और सी राजगोपालाचारी शामिल हो गए।
कितने बड़े बड़े हो गए, कांग्रेस में आ गए। गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी गांधी जी के ये घनिष्ठ सहयोगी विशेष रूप से भिन्न भिन्न क्षेत्रों के साथ भिन्न भिन्न धार्मिक परंपराओं से आए थे। इनके बाद उन्होंने अनगिनत अन्य भारतीयों को कांग्रेस में शामिल होने और उनके लिए काम करने के लिए प्रेरित किया कि आइए कांग्रेस में शामिल होइए, मिलकर काम करेंगे। महात्मा गांधी फरवरी 1924 में जेल से रिहा हो गए। 6 साल की हुई थी, 6 साल हो गए पूरे, हाँ इतनी हुई, 18 में गए थे ना। जब उन्होंने अपना ध्यान घर में बुने कपड़े यानी खादी को बढ़ावा देने का, कि भाई एक काम करो, हाथ के कपड़े बुनो, अपने खुद के कपड़ा चरखा लीजिए और अपनी मशीनों में खुद अपने जैसे तरीका था बनाना स्वयं के कपड़े, मतलब हाथ के बुने हुए कपड़े लीजिए। कौन से कपड़े मतलब लोगे? अंग्रेज अंग्रेजी मशीन द्वारा बने हुए कपड़े का इस्तेमाल मत कीजिए, जो भी कीजिए अपने हाथ के कपड़ों का यानी खादी कपड़ों का इस्तेमाल कीजिए। जब मशीनों कपड़ा बिकेगा ही नहीं तो फैक्ट्री वैसी बंद हो जाएगी उनकी, इसलिए। बढ़ावा देने तथा छुआछात को समाप्त करने में लगाया। हालांकि उन्हें कई बार कहा कि छुआछात मत कीजिए, बड़े लोगों ने बात कभी मानी नहीं। गांधी को मानते थे पर ये बात नहीं मानते थे। गांधी जी राजनीतिक जितने थे उतने ही वे समाज सुधारक थे। उनका विश्वास था कि स्वतंत्रता के योग बनने के लिए भारतीयों को बाल विवाह और छुआछात जैसी सामाजिक बुराइयों से मुक्त होना पड़ेगा। बच्चों का विवाह मत करो और छुआछात मत करो। एक मत के भारतीयों को दूसरे मत के भारतीयों के लिए सच्चा स्वयं लाना होगा और इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुसलमानों के बीच सौहार्द पर बल दिया और इस तरह आर्थिक स्तर पर भारतीयों को स्वावलंबी बनना सीखना होगा। यानी खुद का काम खुद करो, जाके खुद ही कर लो। ऐसा करके उन्होंने समुद्र पार से आयोजित ऐसा करने से उन्होंने समुद्र पार से आयातित आयातित इम्पोर्टेंट मील्स में बने वस्त्रों के स्थान पर खादी पहनने को महत्व पर जोर दिया। समझे जी? ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है जी, तो अगला पार्ट है वो है नमक सत्याग्रह, नमक आंदोलन यानी दांडी यात्रा। ठीक है जी, अभी दांडी यात्रा क्यों हुई? क्योंकि सरकार ने, अंग्रेज ने क्या करा, नमक पर टैक्स लगा दिया, जो एक कॉमन सी चीज थी, हर चीज में इस्तेमाल होता क्या होता है, नमक। और हमने नमक पर टैक्स लगा दिया, वही भारी। इस बात से गांधी जी किलस गए। असहयोग आंदोलन समाप्त होने के कई वर्ष बाद एक तक महात्मा गांधी ने अपने को समाज सुधार कार्यों में लगा लिया। 1928 में उन्हें पुनः राजनीति में प्रवेश करने की सोची और उस वर्ष सभी श्वेत सदस्यों वाले साइमन कमीशन, जो कि उपनिवेशक की स्थिति की जांच पड़ताल के लिए इंग्लैंड में भेजा गया था, वे के विरुद्ध अखिल भारतीय अभियान चलाया जा रहा था, है ना, जिन्हें लड़ाई के लिए भेजा गया था। अब उनको अभियान में लग गए, हमें जो मिलना चाहिए वो मिला नहीं हमको, तो हम तो इनके लिए लड़ाई लड़ी थी। गांधी जी ने स्वयं इस आंदोलन में भाग नहीं लिया था, पर उन्होंने इस आंदोलन को अपना आशीर्वाद दिया था तथा इसी वर्ष बारदोली में होने वाले एक किसान सत्याग्रह के साथ भी उन्होंने ऐसा ही किया। 1929 में दिसंबर के अंत में कांग्रेस ने अपना वार्षिक अधिवेशन लाहौर शहर में किया। ठीक है, यह अधिवेशन दो दृष्टियों से महत्वपूर्ण था। पहला, जवाहरलाल नेहरू का अध्यक्ष के रूप में चुनाव, जो युवा पीढ़ी के को नेतृत्व की छड़ी सौंपने का प्रतीक था कि भाई ये काम करो, जवाहरलाल नेहरू ने इसका जिम्मा उठा लिया। और पूर्ण स्वराज्य अथवा पूरी आजादी की घोषणा, यानी इसकी कौन संभालेंगे, इसको जवाहरलाल नेहरू संभालेंगे। और दूसरा, हमारा मकसद क्या है, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है, अब राजनीतिक की गति एक बार फिर बढ़ गई थी और 26 जनवरी 1930 को विभिन्न स्थानों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराकर और देशभक्ति के गीत गाकर स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। तो गांधी जी ने स्वयं सुस्पष्ट निर्देश देकर बताया कि इस दिन को कैसे बनाया जाए।
ठीक है जी। तो हमारा वो वार्षिक अधिवेशन चला था ना, उनमें नेहरू जी आ गए थे और एक ही मकसद था, पूर्ण स्वराज्य। ठीक है। उन्होंने कहा कि यदि उद्घोषणा सभी गांवों और सभी शहरों यहाँ तक कि अच्छा हुआ कि अगर सभी जगहों पर एक ही समय संगोष्ठियां हो तो अच्छा होगा, यानी जो भी घोषणा है वो एक साथ सब जगह करो, सब जगह। गांधी जी ने सुझाव दिया कि नगाड़े पीटकर पारंपरिक तरीके से संगोष्ठी के समय की घोषणा की जाए और राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर जाने से समारोह की शुरुआत होगी। दिन का बाकी हिस्सा किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे कि भाई हम ये काम करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, बड़े धूमधाम से करते हैं और सबके लिए करते हैं ताकि सब समझे। जैसे हमारे ताली थाली बजाते हैं ना गांधी जी ने, तो सबके लिए पूरे हिंदुस्तान में हुई थी, इन्होंने भी। ठीक है जी। तो क्या कहा था, किसी रचनात्मक कार्य में, चाहे वह सूत कताई हो अथवा अछूतों की सेवा अथवा हिंदू व मुसलमानों का पुनर्मिलन अथवा निषिद्ध कार्य अथवा ये सभी एक साथ करने में व्यतीत होगा और यह संभव नहीं है, और यह असंभव नहीं है। ये काम तो हो सकता है कि हम ये काम करें, सारे करें, क्या छोटी कास्ट, क्या बड़ी कास्ट, क्या ये वो सब। इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़ात्मक दृढ़ दृढ़तापूर्वक सॉरी इसमें भाग लेने वाले लोग दृढ़तापूर्वक कितना शब्द है ये? पूर्वक यह प्रतिज्ञा लेने की अन्य लोगों की तरह भारतीय लोगों को भी स्वतंत्रता और अपने कठिन परिश्रम के फल का आनंद लेने का अहरणीय अधिकार है, और यह कि यदि कोई भी सरकार लोगों को इस अधिकार से वंचित रखती है या उनका दमन करती है तो लोगों को इन्हें बदलने अथवा समाप्त करने का अधिकार भी होना चाहिए। तो यहाँ पर आती है आपकी दांडी यात्रा, अब चालू हुई है। अब सवाल आएगा दांडी यात्रा का। स्वतंत्रता दिवस बनाए जाने के तुरंत बाद महात्मा गांधी ने घोषणा की कि वे ब्रिटिश भारत के सर्वाधिक घृणित कानूनों में से एक, जिसमें नमक के उत्पादन और विक्रय पर राज्यों को एकाधिकार दे दिया गया, यानी नमक भी हर कोई नहीं बेच सकता, ये भी एकाधिकार कर दिया कि नमक तो हम ही बेचेंगे। तो नमक पे कानून बनाया और उस पर एकाधिकार भेज दिया कि बेचने का अधिकार इन्हीं इन्हीं को ही है। कोई ये कानून था, इसे तोड़ने के लिए एक यात्रा चालू की। नमक एकाधिकार के जिस मुद्दे पर उन्होंने चयन किया था वह गांधी जी की कुशल समझदारी का एक अन्य उदाहरण था। प्रत्येक भारतीय घर में नमक का प्रयोग अपरिहार्य था, यानी जरूरी था, लेकिन इसके बावजूद उन्हें घरेलू प्रयोग के लिए भी नमक बनाने से रोका गया और इस तरह उन्हें दुकानों से ऊंचे दाम पर नमक खरीदने के लिए बाध्य किया गया। नमक पर राज्य का एकाधिपत्य बहुत अलोकप्रिय था। इसी को निशाना बनाते हुए गांधी जी अंग्रेज शासन के खिलाफ व्यापक असंतोष को संगठित करने की सोच रहे थे कि भाई मैं तो नमक कानून नहीं मानता, नमक कानून तोड़ूंगा और देखो मैं नमक बना के भी दिखाऊंगा, जो करना है कर लो। वही चल दिए, लोग जुड़ते गए ना, चलता गया, कारवा बनता गया। वाल तो ये है। तो कहता है अधिकांश भारतीयों को गांधी जी की इस चुनौती का महत्व समझ में आ गया था, किंतु अंग्रेज राजा को नहीं। सबको ये समझ आ गया था कि भाई इसके, पर अंग्रेज जो थे ना उनको समझ नहीं आया था। हम्म। हालांकि गांधी जी ने अपनी नमक यात्रा की पूर्ण सूचना वायसराय लॉर्ड इरविन को दे दी थी, किंतु इरविन उनकी इस कार्रवाई के महत्व को ना समझ सके और 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती में अपने आश्रम से समुद्र की ओर चलना शुरू किया। उठे अपने आश्रम से और चल दिए। समुद्र कहाँ पर है, चलो जी। और 3 हफ्ते बाद वे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचे। वहां उन्होंने मुट्ठी भर नमक बनाकर स्वयं को कानून की निगाह में अपराधी बना लिया। इसी बीच देश के अन्य भागों में समांतर नमक यात्राएं आयोजित की गई। तो देखो मैंने बनाया कानून और मैं करूंगा।
ठीक है जी, यहाँ लिखा हुआ देखो, नमक सत्याग्रह क्यों हुआ। असहयोग आंदोलन की तरह अधिकृत रूप से स्वीकृत राष्ट्रीय अभियान के अलावा भी विरोध की असंख्य धाराएं थी और देश के विशाल भाग में किसानों ने दमनकारी औपनिवेशिक वन कानून का उल्लंघन किया। ठीक है, जिसके कारण वे और उसके मवेशी उन्हें जंगलों में नहीं जा सकते थे। अंग्रेज ने कह दिया, आपके जानवर भी जंगल में नहीं जा सकते, लकड़ी तो काट नहीं सकते बिल्कुल भी आप। लकड़ी काटने का अधिकार सिर्फ किसको है? अंग्रेजों को। बहुत बुरा हाल था वैसा। और जो लोग जंगल में रहते हैं उनको भी अधिकार नहीं था। बताओ, जंगलों में नहीं जा सकते थे। यहाँ एक जमाने में वे बेरोटो घूमते थे। कुछ कस्बों में कामगार हड़ताल पर चले गए। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया और विद्यार्थियों ने सरकारी शिक्षा स्थानों में पढ़ने से इनकार कर दिया। हम नहीं पढ़ेंगे भाई। 1920-22 की तरह इस बार भी गांधी जी के आह्वान ने तमाम भारतीय वर्गों को औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अपना असंतोष व्यक्त करने के लिए प्रेरित किया कि मत करो नौकरी। तो पहले भी तो ठीक कर रहे थे, पहले क्यों रोका? क्योंकि लोग उग्र हो गए थे, वो तो होंगे। जब ये उग्र हो सकते हैं अंग्रेज लोग, हम पे गोली चला सकते हैं, तो थोड़ा हम भी हो तो क्या फर्क पड़ता है। ठीक है जी। तो जवाब में सरकार असंतुष्टों को हिरासत में लेने लगी और नमक सत्याग्रह के सिलसिले में लगभग 60,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने वालों में गांधी जी भी थे। समुद्र तट की ओर गांधी जी की यात्रा की प्रगति का पता उनकी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात पुलिस अफसर द्वारा भेजी गई गोपनीय रिपोर्ट से लगाया जा सकता है। ठीक है, और इस रिपोर्ट में रास्ते के गांवों में गांधी जी द्वारा किए गए भाषण भी मिलते हैं। रुक गए तो भाषण भी दिए उन्होंने, जिनमें उन्होंने स्थानीय अधिकारियों से आह्वान किया था कि वे सरकारी नौकरी छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो जाएं। वसना नामक कहता है, वसना नामक गांव में गांधी जी ने ऊंची जाति वालों को संबोधित करते हुए कहा कि यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हैं तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। अगर आप चाहते हो कि हाँ जी हम तो स्वराज्य में भाग लेंगे, देश की आज़ादी में भाग लेंगे, तो करना तो पड़ेगा, पर साथ में आपको जो तुम छोटी कास्ट का कहते हो, अछूत कहते हो, उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी। आप बताओ, अगर इतना बड़ा दिल रखते हो तो आ जाइए। ठीक है ना? तो उन्होंने कहा आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य कर को हो जाने से आपको स्वराज्य नहीं मिल पाएगा। स्वराज्य के लिए आपको अपने उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो आपने अछूतों के साथ की है। यानी 5,000 साल से अस्सी साल से बहुत हुआ है और इतना बुरा होता था। तो कहता है यदि आप स्वराज्य के हक में आवाज उठाते हो तो आपको अछूतों की सेवा करनी पड़ेगी। सिर्फ नमक कर या अन्य करों खत्म करने से आपको स्वराज्य नहीं मिलेगा। स्वराज्य के लिए आपको अपनी उन गलतियों का प्रायश्चित करना होगा जो अपने अछूतों के साथ जो आपने अछूतों के साथ किया हुआ है। स्वराज्य के लिए हिंदू, मुसलमान, पारसी और सिख सबको एकजुट होना पड़ेगा और यह स्वराज्य की सीढ़ियां हैं। आपको सीढ़ी पे चढ़ना है तो इन सबको मानना पड़ेगा। पुलिस के जासूसों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि गांधी जी की सभाओं में तमाम जातियों के औरत मर्द शामिल हो रहे हैं और उनका कहना है कि हजारों वॉलंटियर राष्ट्रवादी उद्देश्य के लिए सामने आ रहे हैं, सेवा करने आ रहे हैं। उनमें से बहुत सारे ऐसे सरकारी अफसर थे जिन्होंने औपनिवेशिक शासन में अपने पदों से इस्तीफा दे दिए थे कि हम सरकार में छोड़ते हैं, हम ये काम करेंगे। सरकार को भी अपनी रिपोर्ट में जिला पुलिस सुपरिटेंडेंट ने लिखा था कि श्री गांधी शांत और निश्चित दिखाई दिए हैं। वे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उनकी ताकत बढ़ती जा रही है। नमक यात्रा की प्रगति को एक और स्रोत से भी समझा जा सकता है। अमेरिकी समाचार पत्रिका टाइम को गांधी जी की कदकाठी पर हंसी आती है। कहता है अमेरिकी समाचार पत्रिका
टाइम को गांधी जी की कद-काठी पर हंसी आती है। पत्रिका ने उनके तकुए जैसे शरीर और मकड़ी जैसे पेट का खूब मजाक उड़ाया और इस यात्रा के बारे में अपनी पहली रिपोर्ट में ही टाइम ने नमक यात्रा में मंजिल तक पहुंचने पर अपनी गहरी शंका व्यक्त की थी। उन्हें दावा किया है कि दूसरे दिन पैदल चलने के बाद गांधी जी जमीन पर पसर गए थे। उन्होंने ऐसा बोला कि हाँ गए थे। पत्रिका को इस बात पर विश्वास नहीं था कि इस मरियल साधु के शरीर में और आगे जाने की ताकत बची है, लेकिन एक हफ्ते में ही पत्रिका की सोच बदल गई और टाइम ने लिखा कि इस यात्रा को जो भारी जन समर्थन मिल रहा है उसने अंग्रेज शासकों को गहरे तौर पर बेचैन कर दिया और अब वह भी गांधी जी को ऐसा साधु और राजनेता कहकर, पत्रिका वाले कितना बुराई की थी ना, फिर बाद में वही मान गए, सलामी देने लगे और जो ईसाई धर्मावलंबी के खिलाफ ईसाई तरीके का ही हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे थे। अब आता है संवाद। अब कहता है संवाद यानी बातचीत कीजिए। नमक यात्रा में तो नमक यात्रा कम से कम 3 कारणों से उल्लेखनीय है। पहली, यही वह घटना थी जिसके चलते महात्मा गांधी दुनिया की नजर में आए और इस यात्रा को यूरोप और अमेरिका प्रेस ने व्यापक कवरेज दी। दुनिया में बात फैल गई, बताओ एक मरीज आदमी कहाँ पहुंच गया। दूसरी, सवाल हो सकता है तुम्हारा, दूसरी ये पहली राष्ट्रवादी गतिविधि थी जिसमें औरतों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाजवादी कार्यकर्ता कमला देवी चट्टोपाध्याय ने गांधी जी को समझाया कि वे अपने आंदोलन को पुरुषों तक ही सीमित ना रखें। किसने कहा ये बात? कमला देवी चट्टोपाध्याय ने कहा था, सिर्फ आदमी को लेके मत चलो, औरतों को लेके भी चलो। ठीक है। कमला देवी खुद उन असंख्य औरतों में से एक थी जिन्होंने नमक या शराब कानून का उल्लंघन करते हुए सामूहिक गिरफ्तारी दी थी। शराब बंद करो, नमक कानून तोड़ो। तीसरा और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि नमक यात्रा के कारण ही अंग्रेज को यह एहसास हुआ था कि अब उनका राज बहुत दिन तक नहीं टिक सकेगा और उन्हें भारतीयों को भी सत्ता में हिस्सा देना पड़ेगा, क्योंकि ये एक बार में इतने इकट्ठे हुए बहुत सारे, तो कहाँ मार लोगे इनको। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश सरकार ने लंदन में गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया गया और पहला गोल मेज सम्मेलन नवंबर 1930 में आयोजित किया गया था, समझे जी, फर्स्ट, जिसमें देश के प्रमुख नेता शामिल नहीं हुए और इसी कारण अंततः जो मेन नेता थे ना, बड़े बड़े नेता, वो शामिल ही नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? उसमें हिंदुस्तानी कम थे, ठीक है, हिंदुस्तानी कम होंगे इसमें। इसी के कारण इसमें देश के प्रमुख नेता शामिल ही नहीं हुए और इसी कारण अंततः यह बैठक निरर्थक साबित हुई कि नहीं होती। फिर जनवरी 1931 में गांधी जी को जेल से रिहा किया गया। अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी कई लंबी बैठकें हुई और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी, ठीक है, इन्हीं बैठकों के बाद गया अगले ही महीने वायसराय के साथ उनकी लंबी बैठक हुई और इन्हीं बैठकों के बाद गांधी इरविन समझौते में सहमति बनी, जिसकी शर्तों में सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेना, सारे कैदियों को रिहाई और तटीय इलाकों में नमक उत्पादन की अनुमति देना था। जितने भी आपने हमारे बंद कर रखे हैं सबको रिहा करना पड़ेगा और जितने भी समुद्री इलाके हैं हमें नमक बनाने का पूरा अधिकार देना पड़ेगा। और एक समझौता, गांधी इरविन समझौता, सहमति, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये 3 बात हुई। रेडिकल राष्ट्रवादी ने इस समझौते की आलोचना की क्योंकि गांधी जी वायसराय से भारतीयों के लिए राजनीतिक स्वतंत्रता का आश्वासन हासिल नहीं कर पा रहे थे कि राजनीतिक अधिकार जो है हमारे आज़ादी है वो कब मिलेगी, पर ये चीज गांधी जी नहीं ले पाए थे। और गांधी जी को इस संभावित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए केवल वार्ताओं का आश्वासन मिला, सिर्फ बातचीत करते और कुछ नहीं। दूसरा गोल मेज सम्मेलन 1931 में, पहला 30 में फिर 31 में
के आखिर में लंदन में आयोजित हुआ, उसमें गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे और गांधी जी ने कहा था कि उनकी पार्टी पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करती है। इस दावे को 3 पार्टियों ने चुनौती दी। मुस्लिम लीग का कहना है कि वह मुस्लिम अल्पसंख्यकों के हित में काम करती है। राजे रजवाड़े का दावा था कि कांग्रेस उनके नियंत्रण वाले भूभाग का कोई अधिकार नहीं है। और तीसरा, चुनौती तेज तर्रार वकील और विचारक B.R. अम्बेडकर की तरफ थी, जिनका कहना है कि गांधी जी और कांग्रेस की पार्टी निचली जातियों को प्रतिनिधित्व नहीं करती, यानी उनको इन कामों में आगे नहीं लाती। तो अम्बेडकर की तरफ से यह थी कि उनका कहना है कि गांधी जी और कांग्रेस की पार्टी निचली पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं करती, जो छोटी छोटी पार्टी हैं उनका भी तो प्रतिनिधित्व करो। लंदन में हुआ यह सम्मेलन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका, इसलिए गांधी जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। लंदन घूम के आ गए। भारत लौटने पर उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया। नए वायसराय लॉर्ड विलिंगडन को गांधी जी से बिल्कुल हमदर्दी नहीं थी। जो नया हुआ है ना वायसराय आया था विलिंगडन, उन्हें फर्क नहीं पड़ता भाई गांधी बंधु, मैं नहीं जानता गांधी बंधु को, यार इतना वो बाकी लोग रिस्पेक्ट करते थे, वो नहीं करते थे। अपनी बहन को लिखे एक निजी खत में विलिंगडन ने लिखा था, विलिंगडन अपनी बहन को खत लिखता है, अगर गांधी ना होता तो ये दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती। वह जो भी कदम उठाता है उसे ईश्वर की प्रेरणा का परिणाम कहता है, लेकिन असल में उसके पीछे एक गहरी राजनीतिक चाल होती है। देखता हूं कि अमेरिकी प्रेस उसके गजब का आदमी बताती है, लेकिन सच ये है कि हम निहात अव्यवहारिक और रहस्यवादी और अंधविश्वास जनता के बीच रह रहे हैं। बहुत ज्यादा अविश्वसनीय, अव्यवहारिक, मैनर्स नहीं, अंधविश्वासी, भगवान तो बहुत मानते हैं। तो गांधी जी को भगवान मान बैठी है। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था का आश्वासन व्यक्त किया गया और 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली और 11 में से 8 प्रांतों में कांग्रेस के प्रधानमंत्री सत्ता में आए, जो ब्रिटिश गवर्नर को देख रेख में काम करते थे। काम किसके अंडर में बना दिया सत्ता कि तुम भाई प्रधानमंत्री भी हो, पर अभी 47 नहीं आया, 1947 में आया नहीं है, तो देश आजाद गुलाम है, करोगे हमारे अंडर में रह के। कांग्रेस मंत्रिमंडल ने के सत्ता में आने के बाद 2 साल कांग्रेस मंत्रिमंडल की सत्ता में आने के 2 साल बाद सितंबर 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और महात्मा गांधी जी और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही हिटलर व नाजियों के कट्टर आलोचक थे। ठीक है, महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू किसको? नाजियों को, यानी हिटलर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। वगैरह खुद इनके बीच में पत्राचार भी बहुत हुआ है, गांधी के बीच में और हिटलर के बीच में, क्योंकि इंग्लैंड की सरकार के उसमें था ना खिलाफ में, इसलिए वो चाहेगा नहीं। ठीक है जी, तो कहता है गांधी जी को भगवान मान बैठे थे। बहरहाल 1935 में नए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सीमित प्रातिनिधिक शासन व्यवस्था की आश्वासन व्यक्त किया गया। एक नया एक्ट आया, कानून आया। 2 साल बाद सीमित मताधिकार के आधार पर हुए चुनावों में कांग्रेस को जबरदस्त सफलता मिली। ये तो हो गया, 11 में से 8 को मिल गया, ये हो गया। कांग्रेस मंत्रिमंडल की सत्ता में आने के 2 साल बाद दिसंबर 1939 में दूसरा विश्व चालू हो गया और महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू क्या थे? हिटलर और नाजी के कट्टर आलोचक थे। तदनुरूप उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज युद्ध समाप्त होने के बाद भारत को आजाद स्वतंत्र देने पर राजी हो तो कांग्रेस उनके युद्ध प्रयासों में सहायता देगी, कि अगर भैया तुम हमें देश को याद कर दोगे तो हम तुम्हारी लड़ाई में साथ देंगे। हालांकि हिटलर उस टाइम गलत कर रहा था। हिटलर क्या कर रहा था, जितने भी नाजी थे ना, नाजी मतलब वो थे क्या कहते हैं, यहूदी थे, उन सबको मार रहा था और इतनी बुरी तरह से मार रहा था कि उनको मारने के लिए क्या करें, मारे कैसे हैं, इतने लोग कैसे मारेंगे। तो क्या करता था, एक बड़े से कमरे के अंदर कहता चलो जी नहाने चलो,
अब नहाने जाओ, कब से नहाए भी नहीं थे वो, तो उनको नहाने के बहाने एक कमरे में रहते थे वहाँ शावर टाइप के कुछ लगे होते थे, और जब दरवाजा बंद करते थे ना तो गैस चालू करते थे, जहरीली गैस, एक बार में चलो भाई बहुत सारे लोग मार दिए गए। यानी कई समय तक, महीने, साल भर तक, सबसे ज्यादा जो यहूदी थे वो वहां के जर्मनी के नालों में रहे हैं, वो नालों में ही रहे हैं, वो नाले उनके बड़े बड़े होते थे ना, तो उसी में रहते थे। करो नाला बह रहा है, बदबू बह रही है, कोई बात नहीं, पर उसी में रहते थे वो। ना साफ हवा, ना ऑक्सीजन, कुछ नहीं, क्योंकि बाहर गए और जहां देख लिया कि ये कौन सा है भाई, यहूदी, बोला पुलिस को, मरवा दिया, पैसा मिलता था। जहां मिला आप यहूदी मार दो, बगा को मारना बस। यहूदी इतने कम हो गए, इसराइल देखा ना, आज देख लो यहूदी कितने तादाद में बैठे हैं। तो निश्चय ही भैया, जितनी संख्या तुम कम करोगे ना, बाद में वही उठ के आते हैं तगड़े, वो समझदार हो जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हिटलर ये गलत कर रहा था, और इसके खिलाफ तो पूरी दुनिया थी, क्या सर, पूरी दुनिया के खिलाफ थी इसके। ठीक है जी। उन्होंने फैसला लिया कि अगर अंग्रेज समाप्त करते हैं तो हम क्या उनकी लड़ाई में मदद कर देंगे, हमें याद कर देते हो तो, ठीक है जी, स्वतंत्रता मिल जाए तो हमको, फ्रीडम। सरकार ने उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया और इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने अक्टूबर 1939 में इस्तीफा दे दिया कि जाओ भाई, हम नहीं बैठे। युद्ध समाप्त होने के, कहता है, युद्ध समाप्त होने के बाद स्वतंत्रता समाप्ति के लिए शासकों पर दबाव डालने के वास्ते 1940 से 1941 के दौरान अंग्रेज ने अलग अलग सत्याग्रह कार्यक्रमों का आयोजन किया, हमने चालू कर दिए। और मार्च 1940 में मुस्लिम लीग ने उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल इलाकों के लिए कुछ स्वायत्तों की मांग का प्रस्ताव पेश किया। अब राजनीतिक भूदृश्य काफी जटिल हो गया था। अब यह संघर्ष भारतीय बनाम ब्रिटिश था, इन सब भारतीयों का और अंग्रेजों के खिलाफ हो गया था। यानी अब यह संघर्ष भारत और ब्रिटिश के खिलाफ नहीं रह गया था, अब यह कांग्रेस, मुस्लिम लीग और ब्रिटिश शासन के तीन ध्रुवों के बीच अटक गया था। मतलब देश आजाद नहीं कराएंगे, पहले खुद लड़ेंगे, हिंदू मुस्लिम लड़ते रहो, इसलिए पंगे होते हैं। अंग्रेजों को फायदा था, जब भी लगा इनको आजादी देनी चाहिए, तब भी क्या करते थे वो, झगड़ा करा दो इनमें, बस ये उसी में उलझे रहेंगे, आजादी की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। इसी समय ब्रिटेन के एक सर्वदलीय सरकार सत्ता में थी, उसमें शामिल लेबर पार्टी के सदस्य भारतीय आकांक्षाओं के प्रति हमदर्दी का रवैया रखते थे। ब्रिटेन में थे जो एक लेबर पार्टी थी, वो बहुत सपोर्ट करते थे, भाई हिंदुस्तानी गलत नहीं, उनको आजाद करो। लेकिन सरकार के मुखिया प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल कट्टर साम्राज्यवादी थे। वो कट्टर साम्राज्य था, साम्राज्य मतलब जो देश पे हमला करो, कब्जा करो, अपनी वो लगाओ, फैक्ट्री लगाओ। उनका कहना था कि उन्हें सम्राट का सर्वोच्च मंत्री इसलिए नहीं नियुक्त किया गया कि वे ब्रिटिश साम्राज्य के टुकड़े टुकड़े कर दे। 1942 के बसंत में चर्चिल ने गांधी जी और कांग्रेस के साथ समझौता का रास्ता निकालने के लिए अपने एक मंत्री सर स्टैफर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स के साथ वार्ता में अंग्रेज ने इस बात पर जोर दिया कि अगर धुरी शक्तियों से भारत की रक्षा के लिए ब्रिटिश सरकार कांग्रेस का समर्थन चाहता है, तो वायसराय को सबसे पहले अपनी कार्रवाई परिषद में किसी अन्य भारतीय को एक रक्षा सदस्य के रूप में नियुक्ति करना चाहिए। और इसी बात पर वार्ता टूट गई। ठीक है जी। तो ये था दांडी यात्रा के बारे में कि उसके कितने प्रभाव पड़े और कितने लोगों ने इसको देखा, समझे जी। फिर उसके बाद एक आंदोलन आया हुआ है, क्विट इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन, समझे जी। तो अगला पॉइंट जो आता है वो आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें कहता है कि भारत छोड़ो। तो कहता है कि देखिए, क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया। क्योंकि हमारा क्रिप्स मिशन फेल हो गया, तो गांधी ने क्या करा कि चलो भाई अगला आंदोलन छेड़ा जाए। अगस्त 1942 में शुरू हुए एक आंदोलन को अंग्रेज भारत छोड़ो का नाम दे दिया गया।
हालांकि गांधी जी की फौरन गिरफ्तार कर लिया गया था। जब उन्होंने छोड़ा कि हाँ भाई भाई भारत छोड़ो आंदोलन, तो तुरंत अंग्रेज ने क्या करा, गांधी जी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया। लेकिन देश भर के युवा कार्यकर्ता हड़तालों और तोड़फोड़ की कार्रवाई के जरिए आंदोलन चलाते रहे। कांग्रेस में जयप्रकाश नारायण जैसे समाजवादी सदस्य भूमिगत प्रतिरोध गतिविधियों में सबसे ज्यादा सक्रिय थे। पश्चिम में सतारा और पूर्व में मेदिनीपुर जैसे कई जिलों में स्वतंत्र सरकार की स्थापना कर दी गई। अंग्रेज ने आंदोलन के प्रति काफी सख्त रवैया अपनाया, फिर भी इस विद्रोह को दबाने में सरकार को साल भर से ज्यादा का समय लग गया। भारत छोड़ो क्विट इंडिया आंदोलन सही मायनों में एक जन आंदोलन था, जन आंदोलन। ठीक है, पूरी जनता इसमें शामिल हो गई थी। कहता है कि भारत छोड़ो आंदोलन सही मायने में जन आंदोलन था, जिसमें लाखों आम हिंदुस्तानी शामिल थे और इस आंदोलन ने युवाओं को बड़ी संख्या में अपनी ओर आकर्षित किया। उन्होंने अपने कॉलेज छोड़कर जेल का रास्ता अपनाया और जिस दौरान कांग्रेस के नेता जेल में थे, उसी समय जिन्ना तथा मुस्लिम लीग के उनके साथी अपना प्रभाव क्षेत्र फैलाने में लगे थे। इन्हीं सालों में लीग को पंजाब और सिंध में अपनी पहचान बनाने का मौका मिला, जहां अभी तक उसका कोई खास वजूद नहीं था। ठीक है, पंजाब उस समय इतना वो नहीं था, पर उसके बाद जाके ये बहुत होने लग गया, क्योंकि शुरुआत हो गई थी यहाँ से। ठीक है, जून 1944 में जब विश्व युद्ध समाप्ति की ओर था, तो गांधी जी रिहा कर दिए गए और जेल से निकलने के बाद उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस लीग के बीच फासले को पाटने के लिए जिन्ना के साथ कई बार बात की और 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी आ गई थी। और ये बहुत बड़ी अच्छी बात थी, जो ब्रिटेन में लेबर पार्टी आई थी ना भाई साहब, वो हिंदुस्तानियों के पक्ष में थी। वो तो कभी चाहते ही नहीं थी कि हिंदुस्तान का बंटवारा हो और हिंदुस्तान को आजाद कर दिया जाए। ये शुरू से पक्ष में थी कि हिंदुस्तान आजाद हो और इसका जो पार्टीशन हुआ था, बंटवारा हुआ था, वो नहीं होना चाहिए था। तो 1945 में ब्रिटेन में लेबर पार्टी सरकार बनी। यह सरकार भारतीय स्वतंत्रता के पक्ष में थी, ठीक है ना, भारत की आजादी के पक्ष में थी। उसी समय वायसराय लॉर्ड बावेल ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के प्रतिनिधियों के बीच कई बैठकों का आयोजन किया कि भाई बैठो, बात करो। और 1946 की शुरुआत में प्रांतीय विधान मंडलों के लिए नए सिरे से चुनाव कराए गए और समानता श्रेणी में कांग्रेस को भारी सफलता मिली। मुसलमानों के लिए आरक्षित सीटों पर मुस्लिम लीग को भारी बहुमत प्राप्त हुआ, यानी वो सीट सिर्फ मुसलमान को ही मिलेगी, इसलिए वहां पर सीटें मुसलमानों को बहुत बहुमत मिला। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरा हो चुका था और 1946 की गर्मियों में कैबिनेट मिशन भारत आया और इस मिशन ने कांग्रेस और मुस्लिम लीग को एक ऐसी संधि व्यवस्था पर राजी करने का प्रयास किया जिससे भारत के भीतर विभिन्न प्रांतों को सीमित स्वायत्तता दी जा सकती थी। कैबिनेट मिशन का यह प्रयास भी विफल रहा, कुछ फायदा नहीं हुआ उसका। वार्ता टूट जाने के बाद जिन्ना ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए लीग की मांग के समर्थन में एक प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का आह्वान किया और इसके लिए 16 अगस्त 1946 का दिन तय किया गया। ठीक है जी, 16 अगस्त 1946 का दिन। उसी दिन कलकत्ता में खूनी संघर्ष शुरू हो गया और यह हिंसा कलकत्ता से शुरू होकर ग्रामीण बंगाल, बिहार और संयुक्त प्रांत व पंजाब तक फैल गई। ठीक है जी।
और कुछ स्थानों पर मुसलमानों को तो कुछ अन्य स्थानों पर हिंदुओं का निशाना बनाया गया। फरवरी 1947 में बावेल की जगह लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया गया और उन्होंने वार्ता के एक अंतिम दौर का आह्वान किया। जब सुलह के लिए उनका यह प्रयास विफल हो गया तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि ब्रिटिश भारत को स्वतंत्रता दे दी जाएगी, लेकिन उसका विभाजन भी होगा। आजाद तो कर देंगे पर क्या होगा, बंटवारा होगा, क्योंकि बात चल रही थी हम तो मुसलमान कंट्री अलग लेंगे, वो और कंट्री अलग लेंगे, तो देश का बंटवारा हो गया। जबकि इसका नाम था पहले पाकिस्तान था, पाकिस्तान तो बाद में बनाई। औपचारिक सत्ता हस्तांतरण के लिए 15 अगस्त का दिन नियत किया गया। उस दिन भारत के विभिन्न भागों में लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। दिल्ली में जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने मोहनदास करमचंद गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि देते हुए संविधान सभा की बैठक शुरू की तो बहुत देर तक करतल ध्वनि होती रही। असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही। ठीक है, असेंबली के बाहर भीड़ महात्मा गांधी की जय के नारे लगा रही थी। ठीक है जी, तो ये वाला पॉइंट तुम्हारा हो गया। अब अगला कहता है कि आखिरी बहादुराना मित्र। अब ये पढ़ा देंगे जी। आखिरी बहादुराना दिन, आखिरी ब्रेवरी डे। 15 अगस्त 1947 को राजधानी में हो रहे उत्सवों में महात्मा गांधी जी नहीं थे। उस समय वे कलकत्ता में थे, लेकिन उन्होंने वहां भी ना तो किसी कार्यक्रम में हिस्सा लिया और ना ही कहीं झंडा फहराया। गांधी जी उस दिन 24 घंटे के उपवास पर थे। उन्होंने इतने दिन तक जिस स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया था वह एक अकल्पनीय कीमत पर उन्हें मिली, यानी बंटवारा। उनका राष्ट्र विभाजित था। हिंदू मुसलमान एक दूसरे की गर्दन पर सवार थे। वो उसे कहते हैं 2 से लेके 20 लाख लोग मारे गए थे उसमें। उनके जीवनी लेखक डीजी तेंदुलकर ने लिखा है कि सितंबर और अक्टूबर के दौरान गांधी जी पीड़ितों को सांत्वना देते हुए अस्पतालों और शरणार्थी शिविरों के चक्कर लगा रहे थे। उन्होंने सिखों, हिंदुओं और मुसलमानों से आह्वान किया कि वे अतीत को भुलाकर अपनी पीड़ा पर ध्यान देने के बजाय एक दूसरे के प्रति भाईचारे का हाथ बढ़ाने तथा शांति में रहने का संकल्प लें। गांधी जी और गुरु नेहरू के आग्रह पर कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर एक प्रस्ताव पारित किया। कांग्रेस ने 2 राष्ट्र सिद्धांत को कभी स्वीकार नहीं किया। जब उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी, ठीक है, जब उसे अपनी इच्छा के विरुद्ध बंटवारे पर मंजूरी देनी पड़ी तो उसका दृढ़ विश्वास था कि भारत बहुत सारे धर्मों और बहुत सारी नस्लों का देश है और उसे ऐसे ही बनाए रखे जाना चाहिए, यानी सब धर्म में होने चाहिए। पाकिस्तान में हालात जो रहे, भारत एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा और जहां सभी नागरिकों को पूर्ण अधिकार प्राप्त होंगे तथा धर्म के आधार पर भेदभाव के बिना सभी राज्यों को राज्य की ओर से संरक्षण का अधिकार मिलेगा। सब एक रहेंगे, सब धर्म में रहेंगे, सबको समान अधिकार मिलेगा। ऐसी कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि वे अल्पसंख्यकों के नागरिकों अधिकारी को किसी भी अतिक्रमण के विरुद्ध हर मुमकिन रक्षा करेंगे। अगर ये बंटवारा ही नहीं होता ना तो हिंदुस्तान में क्या था, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया आता। अमेरिका आता ना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, तब यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया आता। क्यों आता? क्योंकि जिस देश के बंटवारे नहीं होते उसे बोलते हैं यूनाइटेड। और हमारे देश कौन सा रह गया? पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, पाकिस्तान, तब पाकिस्तान नाम था, पाकिस्तान। हाँ, कि इस स्टेट को लेके हम पाकिस्तान बनाएंगे, पर बाद में से पाकिस्तान कर दिया गया। हाँ, हो गया होगा पक्का।
तभी तो लगता नहीं ना डेट। हाँ जी, बहुत सारे विद्वानों ने आजादी के बाद के महीनों को गांधी जी के जीवन का सर्वोत्तम क्षण कहा है। बंगाल में शांति स्थापना के लिए अभियान चलाने के बाद गांधी जी दिल्ली आ गए। वहां से वे दंगाग्रस्त पंजाब के जिले में जाना चाहते थे, लेकिन राजधानी में ही शरणार्थियों की आपत्ति के कारण उनकी सभाएं अस्त व्यस्त होने लगी और बहुत सारे शरणार्थियों को उनकी सभाओं में कुरान की आयतों को पढ़ने की प्रथा पर आपत्ति थी। कई लोग इस बात पर नारे लगाते थे कि गांधी जी उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में उन हिंदुओं और सिखों की पीड़ा के बारे में बात क्यों नहीं करते जो कभी भी पाकिस्तान में जो अभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए हैं। बहुत लोग फंसे हुए थे, जबकि ऐसा हुआ था कि जो टेंट में रहते थे ना, जो सरदार लोग रहते थे, सिख रहते थे, वहां से पाकिस्तान के लोग आते थे और टेंट में हमला करके वहां की औरतें उठा के ले आते थे, अपने पास रखते थे। हाँ भाई, ऐसे तो चलते थे, पूरी की पूरी टेंट मार करके भेज देते थे वहां से। ठीक है, नहीं करते जो कभी भी पाकिस्तान में फंसे हुए थे। और डी जी तेंदुलकर के शब्दों में गांधी जी पाकिस्तान में भी अल्पसंख्यक समुदाय के कष्टों के बारे में समान रूप से चिंतित थे। उन्हें राहत प्रदान करने के लिए वे वहां भी जाना चाहते थे, लेकिन किस वहां से वे किस मुंह से जा सकते थे, जबकि दिल्ली में ही मुसलमानों को पूरी सुरक्षा का आश्वासन नहीं दे पा रहे थे। कि वहां का छोड़ो, दिल्ली में सुरक्षा नहीं है, मुसलमानों ने लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। अगर तुम्हें इस पर में देना फिल्म देनी है कि हाँ भी क्या हुआ था, तो एक फिल्म है पिंजर। समझे, पिंजर मतलब जो है ना कंकाल जो बोलते हैं, पिंजर मूवी देखना। ये उसकी है, क्या कहते हैं, नाम याद नहीं आ रहा उसका। एक तो उर्मिला मातोंडकर है और एक वो है वाजपेयी है, मनोज वाजपेयी। बहुत बढ़िया फिल्म है, बहुत बढ़िया फिल्म। उसमें दिखाया गया बंटवारे के बाद क्या हुआ था, कैसे लोगों ने उठा के लड़की उड़ा दिया इस तरह। 20 जनवरी को गांधी जी पर हमला हुआ, लेकिन वे अविचलित अपना काम करते रहे और 26 तारीख को हमला हुआ। 26 तारीख को उन्होंने अपनी प्रार्थना सभा में इस बात का जिक्र किया कि बीतों सालों में इस दिन यानी 26 जनवरी को किस तरह स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। अब स्वतंत्रता मिल चुकी थी, लेकिन उसके शुरुआती महीने गहरे तौर पर मोह भंग वाले साबित हुए। फिर भी उनको विश्वास था कि बुरी बुरी घड़ी बीत चुकी है। भारत के लोग अब सभी वर्गों और धर्मों की समानता के लिए काम करेंगे और अल्पसंख्यक समुदाय पर बहुल समुदाय का वर्चस्व व श्रेष्ठता स्थापित नहीं होगी। भले ही अल्पसंख्यक समुदाय संख्या या प्रभाव की दृष्टि से कितना भी छोटा क्यों ना हो, लोग बहुत कम। उन्होंने यह आशा भी जताई थी कि यद्यपि भौगोलिक और राजनीतिक रूप से भारत दो भागों में बढ़ चुका है, लेकिन हृदय में हम सभी सदैव मित्र एवं भाई रहेंगे, एक दूसरे को मदद व सम्मान देते रहेंगे और शेष विश्व के लिए हम एक ही रहेंगे। ठीक है, कि हम सब एक हैं, वैसे जैसे भी हम भाईचारे में रहेंगे। क्योंकि पाकिस्तान अलग हो गया था, देश आजाद हुआ था तो कश्मीर अलग हो गया था। पर कश्मीर से कहा गया था तो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में जाएगा। पहले कश्मीर पाकिस्तान में ही चला गया था, पर पाकिस्तान में जाने के बाद क्या हुआ, हमारे अत्याचार इतने ज्यादा हो गए, वही हिसाब, हमला लूटपाट ये औरतें उठा उठा के लाते थे। तब उन्होंने कहा था कि ये गलती कर दी, मैं भारत में शामिल होना चाहता हूँ, जो उसका राजा था वहां पर। तो रात ही रात में डॉक्यूमेंट बना के साइन करे, उन्हें साइन करे, साबित कर दी श्रीलंका हमारा है। तब इनको भगाया गया था, सबको भगा दिया गया। भगाने के बाद कश्मीर हमारे हाथ में आ गया। इसी बात पे कहता है कि कश्मीर हमारा है, वो कहता है कश्मीर हमारा है, पर डॉक्यूमेंट बाद में कर दिए गए। अगर ये अत्याचार ना करता ना तो कश्मीर भी इसके पास होता और बंगाल भी इसके पास होता। इसलिए जी, गांधी जी ने स्वतंत्रता और अखंड भारत के लिए जीवन भर युद्ध लड़ा। फिर भी जब देश विभाजित हो गया तो उनकी यही इच्छा थी कि दोनों एक दूसरे के साथ सम्मान और दोस्ती के संबंध बनाए रखे। बहुत सारे भारतीयों को इनका यह सदृश्य आचरण पसंद नहीं था। 30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। ठीक है,
30 जनवरी की शाम को गांधी जी की दैनिक प्रार्थना सभा में एक युवक ने उनको गोली मारकर मौत की नींद सुला दिया। किसने? गोडसे। हम्म, उनके हत्यारों ने कुछ समय बाद आत्मसमर्पण कर दिया। वह नाथूराम गोडसे नाम का ब्राह्मण था, पुणे का रहने वाला था। गोडसे एक चरमपंथी हिंदुत्ववादी अखबार का संपादक था। वह गांधी जी को मुसलमानों का खुशामदी कहकर उनकी निंदा करता था कि ये तो मुसलमान में ज्यादा पक्ष लेते हैं। और एक बात ये भी है कि अगर गोडसे गांधी की जगह जिन्ना को मार देता तो ये बंटवारा ही नहीं होता, क्योंकि बंटवारा जिन्ना चाहता था। क्योंकि ब्रिटेन में सत्ता कौन सी आ गई थी? लेबर पार्टी आ गई थी। लेबर पार्टी कभी चाहती नहीं थी कि भारत का बंटवारा हो। उन्होंने बहुत लेट एक्शन लिया इस बात पे। वो क्या करते कि हाँ भाई, जो 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 इलेक्शन हुए थे ना, जिनमें मुसलमानों की संख्या ज्यादा आ गई थी, वो और उसमें ये भी था हर कोई वोट नहीं डाल सकता था। अगर सरकार उनकी आती, किसकी, वो क्या कहते हैं, अगर लेबर पार्टी, इंग्लैंड की जो लेबर पार्टी थी, क्या नाम था उसका, अगर वो कहता कि इलेक्शन दोबारा होंगे तो इसका विरोध जिन्ना करता, और जिन्ना इसका विरोध करता तो सरकार उसको जेल में डाल देती। अब उसे जेल में डालने के बाद क्या होता, फिर इलेक्शन दोबारा होते और इलेक्शन में जो बहुमत आता फिर मुसलमानों को इतना ज्यादा नहीं आता, क्योंकि उसमें सारे लोग आते हैं वोट डालने के लिए, सारे 18 से ऊपर सभी आते, तो कई लोगों ने तो वोट डालने में अलाउड नहीं था। तो इस चक्कर से हुआ। तो मेन बात थी कि गांधी कुछ भी करके समझाता जिन्ना को कि मत करिए बेटा, चाहे तो कुछ बन जा। एक दूसरा, नाथूराम गोडसे गोली मार देता, किसको? गांधी की जगह जिन्ना को मार देता, वैसे ही मारा तो शायद ये बंटवारा भी नहीं होता। तीसरा एक पॉइंट और था जो मैं बताया गया था, ठीक है, इस तरह से पॉइंट थे। पर क्या हुआ, इनने गांधी को मार दिया, क्योंकि गांधी मुसलमान के पक्षपाती कहा था कि ये तो गांधी के उस मुसलमान के पक्षपाती हैं। ठीक है जी। गांधी जी की मृत्यु के चारों ओर गहरे शोक का लहर दौड़ पड़ी। भारत भर के राजनीतिक फलक पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। जॉर्ज ऑरवेल तथा एल्बर्ट ऑस्टिन जैसे विख्यात गैर कानूनी ने भी उनकी मृत्यु पर हृदय स्पर्शी शब्दों में शोक संदेश दिया, और एक जमाने में उनकी कदकाठी और कथित रूप से बेतुके विचारों के लिए गांधी जी का उपहास करने वाली टाइम पत्रिका ने उनके बलिदान की तुलना अब्राहम लिंकन के बलिदान से की। आया था ना कि हाँ भाई, जो कल पढ़ाया गया था पत्रिका ने, उसका मजाक बताया कदकाठी का, इन्होंने भी बहुत वो करा गया। पत्रिका ने कहा कि एक पत्रिका ने कहा, कहाँ गया भैया, पत्रिका ने कहा कि एक धर्मात अमेरिका ने लिंकन को मार दिया था क्योंकि उसे नस्ल या रंग से भरे मानव मात्र की समानता में विश्वास था। क्योंकि इब्राहिम लिंकन ने क्या किया था, साफ कह दिया, कोई काले गोले का भेद नहीं होगा और कोई भी किसी को गुलाम बना के नहीं रखेगा। अगर अमेरिका में जो गुलाम प्रथा खत्म हुई है वो कहां से हुई है? इब्राहिम लिंकन ने की थी, उसने ही की थी ये। इब्राहिम लिंकन इतना वो था कि जब वो छोटा था ना, कहते हैं वो पत्थर पे, खेत में ना पत्थर पे चढ़ जाता था और उस पर चिल्ला के बाहर देता था कि एक दिन मैं अमेरिका का क्या बनूंगा, राष्ट्रपति बनूंगा। और देख लो बड़ा होकर वो राष्ट्रपति बना। उसने ये भेदभाव खत्म कराया। हालांकि भेदभाव तब भी था, पर यह है कि गुलाम प्रथा को खत्म करा दी गई, सबको याद कर दी गई। ठीक है जी। तो कहा गया, क्योंकि उन्हें नस्ल या रंग से भरे मानव मात्र की समानता में विश्वास था, और दूसरी तरफ एक धर्मात हिंदू ने गांधी जी की जीवन लीला समाप्त कर दी, क्योंकि गांधी जी ऐसे कथित शब्दों क्षणों में भी दोस्ती और भाईचारे में विश्वास रखते थे। विभिन्न धर्मों को मानने वालों के बीच दोस्ती की अनिवार्यता पर बल देते थे। टाइम्स ने लिखा, दुनिया जानती थी कि उसने यानी उनकी यानी गांधी जी की मृत्यु पर वैसे ही मौन धारण कर लिया है जिस प्रकार उसने लिंकन की मृत्यु पर किया था। और यह समझना एक मायने में बहुत गहरा और बहुत साधारण काम है। ठीक है जी। अगला टॉपिक जो आएगा वो क्या आएगा, तो कहता है गांधी जी को समझना, हमारे पास बहुत सारे स्रोत उपलब्ध हैं जिनके जरिए हम गांधी जी के राजनीतिक सफर तथा राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास को सूत्रबद्ध कर सकते हैं।
पहला आता है 6.1, सार्वजनिक स्वर और निजी लेखक। अब यहाँ ध्यान रखना कि लेखक के बारे में बताइए। इस दिशा में गांधी जी और उनके सहयोगी व प्रतिद्वंदी दोनों तरफ के समकालीनों के लेखक और भाषण एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इन लेखकों में हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि किस चीज को जानने के लिए लिखा गया था और किस चीज को अन्य उद्देश्यों के लिए लिखा गया था। उदाहरण के लिए, भाषणों से हमें किसी व्यक्ति के सार्वजनिक विचारों को सुनने का मौका मिलता है, जबकि उसके व्यक्तित्व पत्र में हमें उसके निजी विचारों की झलक मिलती है। जब वो भाषण देता है तो उसका नेचर कैसा है, और जब उसकी लिखित पढ़ते हैं तो उसके विचारों की झलक मिलती है। इन पत्रों में हम लिखने वाले को अपना गुस्सा और पीड़ा, असंतोष और बेचैनी, अपनी आशाएं और हताशाएं व्यक्त करते हुए देख सकते हैं। इनमें से बहुत सारी बातों को वे अपने सार्वजनिक व्यक्तित्व में व्यक्त नहीं कर सकते, लेकिन हमें यह भी याद रखना चाहिए कि कई बार निजी सार्वजनिक या यह फर्क टूट जाता है। बहुत सारे पत्र व्यक्तियों को लिखे जाते हैं, इसलिए वे व्यक्तिगत पत्र होते हैं, लेकिन कुछ हद तक वे जनता के लिए भी होते हैं। अगर लिखे गए तो देखा तो एक ने पत्र किसी और को लिखा तो उसके पत्र है, और अगर कुछ लेटर होते हैं जो जनता को दिखाने पड़ते हैं, यहाँ भी क्या करने बोला गया। उन पत्रों की भाषा इस एहसास से भी तय होती है कि संभव है एक दिन उन्हें प्रकाशित कर दिया जाएगा, कि एक दिन ये लेटर क्या कर देंगे, छाप देंगे। किसी पत्र के प्रकाशित हो जाने की आशंका के कारण बहुत लोग निजी पत्रों में भी अपना मत स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त नहीं कर पाते, और महात्मा गांधी हरिजन नामक अपने अखबारों में उन पत्रों को प्रकाशित करते थे जो उन्हें लोगों से मिलते थे। नेहरू ने राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्हें लिखे गए पत्रों का एक संकल्प तैयार किया और उसे एक बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के नाम से प्रकाशित किया, यानी पुराने पत्रों की पुलिंदा गट्ठा, बंच ऑफ लेटर्स। ठीक है, और उसके बाद छवि गणना। ठीक है जी, आत्मकथा भी हमें उस व्यक्ति का ब्यौरा देती है जो मानवीय विवरणों के हिसाब से काफी समृद्ध होता है। अगर हम पढ़ेंगे गांधी के बारे में तो उसके बारे में एक विचार बना लेंगे। हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में तो उसके बारे में अच्छे और बुरे जज्बे होते हैं। और हम पढ़ेंगे अगर लादेन के बारे में तो हम क्या करेंगे, गुस्से वाले कि साल ने ये क्या कर दिया। परंतु यह भी हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम आत्मकथाओं को किस तरह पढ़ते हैं और उनकी कैसी व्याख्या करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि यह आत्मकथाएं प्राय स्मृति के आधार पर, यादों के आधार पर लिखी गई होती है। उनसे हमें पता चलता है कि लिखने वाले को क्या याद रहा, उसे कौन सी चीजें महत्वपूर्ण दिखाई दी, या वह क्या याद रखना चाहता था, वह औरों की नजर में अपनी जिंदगी को किस तरह दर्शाना चाहता है। आत्मकथा लिखना अपने तस्वीर गढ़ने पर एक तरीका है। फलस्वरूप इस विवरणों को पढ़ते हुए वह हमें ये देखने का प्रयास करना चाहिए जो लेखक हमें नहीं दिखाना चाहता है। हमें उन चुप्पियों के कारण समझना चाहिए, इच्छिक या अनिच्छिक विस्मृति के उन कृतकों को समझना चाहिए। कुछ बातें लेखक ने नहीं लिखी है तो आपको समझना चाहिए वो क्या कहना चाहते हैं, समझे। पुलिस की नजर से कहता है, पुलिस की नजर से औपनिवेशिक शासक ऐसे तत्वों पर हमेशा कड़ी नजर रखते थे जिन्हें वे अपने विरुद्ध मानते थे। इस लिहाज से सरकारी रिकॉर्ड भी हमारे अध्याय के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। उस समय पुलिस कर्मियों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा लिखे गए पत्र तथा रिपोर्ट गोपनीय होते थे, लेकिन अब ये दस्तावेज अभी लेखक गालकों में उपलब्ध है जिन्हें कोई भी देख सकता है। आइए एक ऐसे ही स्रोत को देखें। 20वीं सदी की शुरुआती सालों से गृह विभाग द्वारा तैयार की जाने वाली पाक्षिक रिपोर्ट, यानी हर 15 दिन या हर पखवाड़ा मतलब 2 सप्ताह बोलते हैं, को में तैयार होने वाली रिपोर्ट थी। इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण रही है।
यह रिपोर्ट स्थानीय इलाकों से पुलिस की मार्फत मिलने वाली सूचनाओं पर आधारित होती थी। जो रिपोर्ट आती है पुलिस में वो सब होती थी, लेकिन उनमें यह भी लिखा जाता था कि आला अधिकारी क्या देखते थे या क्या मानना चाहते थे। राजद्रोह और विद्रोह की संभावना मानते हुए भी वे खुद को इस बात का आश्वासन देना चाहते थे कि इन आशंकाओं का कोई आधार नहीं है। यदि आप नमक सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट को देखें तो आप पाएंगे कि गृह विभाग ये मानने को तैयार ही नहीं था कि महात्मा गांधी जी कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जनसमझ पैदा हो रहा था। ठीक है ना। तो क्या कहता है ये समझे कि सत्याग्रह जो कहा था, नमक आंदोलन किया था। ठीक है जी। तो क्या कहता है, अगर आप सत्याग्रह के समय की पाक्षिक रिपोर्ट देखें तो उसमें यह है ही नहीं कि जब गांधी जी नमक कानून तोड़ने गए थे तो जनता उनके साथ चली भी थी। वो साहब कहता है ना, जन समर्थक था ही नहीं। गृह विभाग ये मानते थे ये बात मानने को तैयार ही नहीं थे कि महात्मा गांधी जी की कार्रवाई के प्रति कोई व्यापक जन समर्थक पैदा हो रहा था, जबकि बहुत पब्लिक आई थी बहुत। रिपोर्ट में इस यात्रा को एक नाटक, एक कर्तव्य, ब्रिटिश शासन के खिलाफ आवाज उठाने के प्रति अनिच्छुक तथा शासन के अंतर्गत सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे लोगों को गोलबंद करने की एक हताशा कोशिश के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। हाँ जी। अब आता है अखबारों में। अंग्रेजी तथा विभिन्न भारतीय भाषाओं में छपने वाले समकालीन अखबार भी एक महत्वपूर्ण स्रोत है जो महात्मा गांधी की गतिविधियों पर नजर रखते थे और उनके बारे में खबरें छापते थे। ये अखबार इस बात का भी संकेत देते हैं कि आप भारतीय उनके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अखबारी ब्यूरो को पूर्वाग्रह से मुक्त नहीं माना जाना चाहिए। ये अखबार प्रकाशित करने वाले ऐसे लोग थे जिनकी अपनी राजनीतिक सोच और विश्वास दृष्टिकोण था। उनके विचारों से ही यह तय होता था कि क्या छपेगा और क्या नहीं छपेगा। जैसे आजकल देखा है ना मीडिया, आज 2030 के अंदर क्या बोलते हैं, गोदी मीडिया बोलते हैं। तो लोग क्या कहते हैं, एक चीज को लेके बैठते हैं, रोजगार की बात नहीं करेंगे, कुछ बात नहीं करेंगे, बात कर रहे हैं बस खाली पीली, पाकिस्तान में ये हो गया, पाकिस्तान में ये हो गया, ये हो गया, हिंदू को मुसलमान। तो ये एक पक्ष, जो छापना वो छापेंगे, जो छापना चाहिए वो छापते नहीं है। तो वहां भी उस टाइम ये था, उनके विचारों से यह तय होता था कि क्या छापना है और क्या नहीं प्रकाशित किया जाए, घटनाओं की रिपोर्ट किस तरह की जाए। और इसलिए लंदन से निकलने वाले अखबार के विवरण भारतीय राष्ट्रवादी अखबार में छपने वाले रिपोर्ट जैसे नहीं हो सकते थे, क्योंकि इंग्लैंड में अगर छपता है तो तभी छापेंगे इस तरह की बात जैसे होगा। तो ये मीडिया बिकी हुई देखा था, वो नहीं छापेंगे। और इन जो हिंदुस्तान के थे जो सही थे वो बांटेंगे अपना कि भाई क्या क्या चालू हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। तो ये आपका सवाल खत्म हो गया। कहने की बात ये है कि हम कई लोग कहते हैं गांधी बुरे हैं, तो हम कई लोग कहते हैं गांधी अच्छे हैं। अब कहाँ अच्छे हैं कहाँ बुरे हैं, सिंपल सी बात मैं बता दूं, अगर एक इंसान के चलने से लाखों लोग चल पड़ते हैं तो गांधी जो डिसीजन लेता है पर उससे डर तो बैठता है अंग्रेजों में। अगर इनने कुछ ऐसा डिसीजन ले लिया जैसे असहयोग आंदोलन, देखा कैसे लोग फैल गए थे। तो कोई एक चाहिए जिसके कहने पे लोग आगे आए, और ये थोड़े शांत स्वभाव के थे। अगर ये होते सख्त स्वभाव के होते, जैसे सुभाष चंद्र बोस, ये हो गया, कई लोग होते, तो आजादी बहुत पहले मिल जाती, हालांकि मारकाट बहुत होती, पर ये है कि मिल जाती। पर इन्होंने शांति से काम करा, पर इन्होंने अपना पूरा जीवन क्या लगा दिया, अपनी सेवा में ही लगा दिया, इस काम के लगा दिया, जैसे भी थे अंत तक वो ये काम करते रहे। तो गांधी अपने विचारों के साथ देखा जाए तो वो अपने विचारों से वो सही थे। हर इंसान एक विचार का होता ही नहीं है, कोई अलग होता है तो कोई अलग विचारों का होता है। गांधी सांसद विचार होते हैं, कुछ लोग अलग विचारों के होते हैं, कुछ लोग विचारों के इतने अलग होते हैं कि वो चोर उचक्के बन जाते हैं, कुछ लोग चोर उचक्के बन जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत बड़े अफसर बन जाते हैं। सब विचारों का खेल है बस ये, किसी को किसी के विचार अच्छे लगते हैं, किसी को नहीं लगते हैं। और वो इंसान जो काम कर रहा है, इतना नाम है, तो ज़ाहिर वो अच्छा इंसान ही होगा। तो ये तुम्हारा पार्ट खत्म हो गया है पूरा। अगर अच्छा लगे तो भाई सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। धन्यवाद।